सो हेलो दोस्तों, ये प्लेसेस इन न्यूज़ का वन शॉट वीडियो है। फुल 1.5 साल में जो भी टॉपिक आपके प्लेसेस इन न्यूज़ में रहे सब कुछ कवर किया है इसमें हमने कवर किया है। पहले नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स वगैरह जो भी नेचुरल साइट्स न्यूज़ में रही हैं। देन वी हैव कवर्ड माउंटेन्स, वोल्केनोज, ईटीसी दैट हैज बीन न्यूज़। इसके बाद सम प्लेसेस आर इन न्यूज़ फॉर जियोपॉलिटिकल एंड अदर रीजंस दैट हैज बीन कवर्ड। और इसके बाद हमने कवर किया है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, रिवर्स, लेक्स, सीज, वेटलैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रीलिम्स अब नजदीक आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो बैठ के पूरा देख लेना है। एक बार में आपका रिवीजन हो जाएगा। यूपीएससी का जो पेपर होता है दैट इज मल्टीपल चॉइस। अगर आपने कहीं से एक बार भी पढ़ रखा है जस्ट कुछ दिन पहले, तो आपकी छोटी छोटी मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड होगा, वहां से आपका काम चल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट। पहले हम लोग कवर करेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वेटलैंड्स। ये इस मैपिंग सीरीज का शायद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यूपीएससी हर साल 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है इन टॉपिक्स पे, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली या तो एलिमिनेशन में काम आएंगे। पर आप ये मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन में इस वीडियो का जो कंटेंट है यूज होने वाला है। पिछले 1.5 साल में इन सब चीज़ों में जो भी न्यूज़ में रहा है मैंने सब कुछ कवर किया है। सो इससे बाहर मुझे नहीं लगता यूपीएससी पूछ सकता है। सो आप ये मान के चलो कि अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपकी तैयारी पूरी है। ये मेरे बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, आपका इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो। अब हम पहले शुरू कर लेते हैं रामसर लिस्ट से। ठीक है, रामसर लिस्ट इंडिया में कितनी हो गई है फिलहाल? फिलहाल हमारे यहाँ रामसर लिस्ट हो गई है 89। अभी 5 ऐड हुई थी। इसमें से पहली है आकाश मुद्र वर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है आपको? आपको उसका स्टेट याद रख। उसके बाद उसके बारे में याद रखनी है कुछ स्पेशल चीजें, जैसे कि ये तुंगभद्रा का पानी कंजर्व करने के लिए बनाया गया था। एक तरीके से टैंक बनाया गया था ताकि यहाँ का जो पानी है वो कंजर्व हो पाए। गम अरेबिक ट्री है, इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा फोटो वगैरह इसकी। यहाँ पे ग्लॉसी इब्लिस एक पक्षी है जो काफी फेमस है इस जगह पे। अब टाइगर लोच एक फिश है जो फेमस है यहाँ पे, जो इस जगह पाई जाती है। अरुली बार ये पाई जाती है। टाइगर लोच की आप ये फोटो देख सकते हो, ये मैंने फोटो डाल दी है। ये देखो टाइगर जैसी दिखती हुई है, इसका जो पैटर्न्स है इसकी बॉडी पे वो टाइगर जैसे दिखते हैं। अब यहाँ का आईएएस कौन है, मतलब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कौन है? एलिगेटर वीड, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और अफ्रीकन कैटफिश, इनसे प्रॉब्लम है इस पूरी जगह को। अब आप ये जो पांचों साइट्स ऐड हुई हैं उनको एक बार मैप में देख लो। ठीक है, ये आकाश समुद्र बर्ड्स कंजर्वेशन रिजर्व है। ये अगस्तिनी एस्चुरी है, ये भी ऐड हुआ है रिसेंटली। और ये मदाकी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है। शोला फॉरेस्ट का नाम सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद एक आखिरी और है करई वेट्टी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इन सबकी लोकेशन देख लो, आप एक बार ढंग से देख लो। ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, अगर आपको इसकी बारे में जानकारी है तो भी मुझे लगता है इनफ होगा। चलो आगे चलते हैं। ये फोटो है ग्लॉसी ग्लॉसी आइबिस की। ठीक है, अब ग्लॉसी आइबिस कैसा होता है ये आपसे यूपीएससी का भी पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप विजुअली किसी चीज को आपने देखा है तो उसको याद रखना आसान होता है। ठीक है, ये है गम अरेबिक ट्री, है ना, बबूल का पेड़ जिसे बोलते हैं। साइंटिफिक नेम होता है इसका अकेशिया निलोटिका। ये है गम अरेबिक। इस तरह से पेड़ के रेज, एक तरीके से ये रेजिनस पार्ट है, इस तरह से ये पेड़ के तने में लग जाता है, फिर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब जो एक अगला रामसर साइट है दैट इज आघानासिनी एश्योरी। आघानाशिनी क्या है? आघानाशिनी एक रिवर है। आघानाशिनी रिवर है जो अरेबियन सी में पहुंचती है जाके। ये जो एश्योरी है ये जो क्या करता है, फ्लड एंड इरोजन मिटिगेशन भी करता है। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो शायद आपसे कभी पूछा हो सकता है कि कहाँ पाई जाती हैं। पहला एक हलावी गिटार फिश। ठीक है, लेसर एजुटेंट। देन इंडियन रिवर टर्न। ठीक है, पिछले वाले में जैसे ग्रॉसी आइबिस था, उसी तरह इसमें फेमस है ब्लैक हेडेड आइबिस। ये है ब्लैक हेडेड आइबिस। अब ये ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस है जो साल्ट टॉलरेंट होती है ना, साल्ट टॉलरेंट जो सॉल्ट वाटर में की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड कग्गा। तो कग्गा इस अगस्त नासिनी एस्चुरी के आसपास किया जाता है, तो ये थोड़ा फेमस है, इसको याद रखिएगा। ये आपसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कग्गा क्या चीज है। मदाकी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कहाँ पे है? कर्नाटका में। तीनों अभी तक जो मैंने पढ़ा है तीनों कर्नाटका में है। ये भी मैन मेड है, इरिगेशन टैंक बनाया गया था, लेकिन अभी ये शायद इरिगेशन के कुछ खास काम आ नहीं पा रहा है क्योंकि इसकी जो पानी है वो एल्कलाइन हो चुका है। नाउ इट इज अनसुटेबल फॉर इरिगेशन। अब ये वल्नरेबल और नियर थ्रेटेंड स्पीसीज का घर है बहुत सारा। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हम्पी में पड़ती है, हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है। सो उससे बहुत पास है, 40 किलोमीटर है। ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है बार हेडेड गूस के लिए। ठीक है, ये ग्लोबली इंडेंजर्ड जानवर है, इंडियन पेंगोलिन। पेंगोलिन को बोलता है दुनिया का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल, तो वो भी इसके आसपास देखा गया है। अब ये देखो आप, इंडियन पेंगोलिन है। ठीक है, इंडियन पेंगोलिन का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, और इस कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे कि चाइनीज पेंगोलिन का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और कौन सा इंडेंजर्ड है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इंडियन पेंगोलिन का कंजर्वेशन स्टेटस एज पर IUCN ये है बार हेडेड गूज।
ठीक है, बार हेडेड गूज यहाँ पाई जाती है। अब उसमें से चौथा था कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है। अब ध्यान रखना है, अभी तक तीनों कर्नाटका में थे, ये है तमिलनाडु में। ये फ्रेश वाटर लेक है, बर्ड माइग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशियन हाई फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, फ्लाईवे समझते हैं ना, माइग्रेटरी बर्ड्स कुछ सर्टेन रास्तों में फ्लाई करते हैं। तो उसमें से एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है जो इंडिया से पास होता है, एक ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है जो इंडिया से पास होता है। तो इन ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है। गम अरेबिक ट्री अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, अकाशिया निलोटिका, ये भी इस सेंचुरी के आसपास भी ये पाए जाते हैं, जो रोस्टिंग और नेस्टिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं पक्षियों को। देन इंडियन फ्लैप्ड शेल टर्टल यहाँ फेमस है, ये आप फिगर देख सकते हो, फ्लैप्ड शेल टर्टल है ये। वाटर लेवल जो होता है यहाँ पे, मेट्टूर डैम से पानी आता है। मेट्टूर डैम किस रिवर पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि मेट्टूर डैम किस रिवर पे है। जब यहाँ पानी कम होता है तो मेट्टूर डैम से पानी छोड़ दिया जाता है, तो पानी बना रहता है। बोनट मकाक भी फेमस पाया जाता है यहाँ पे, ये है बोनट मकाक। अगला है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, पांचवा जो साइट ऐड हुई थी दैट इज लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। अब शोला फॉरेस्ट क्या होते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये भी तमिलनाडु में, मतलब तीन थे कर्नाटका में, दो हैं तमिलनाडु में जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं। नीलगिरी माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप पे पाया जाता है। आप इंटरमिनेंट फेस्ट वाटर मार्श और स्ट्रीम नेस्टेड विद शोला। और यहाँ पे जो है ये वेरी हाई इंडेमिज्म पाया जाता है इस जगह पे। इंडेमिज्म क्या चीज होती है, इंडेमिज्म उस चीज को कहते हैं जब कोई स्पीसीज सिर्फ उसी एरिया में पाई जाए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक स्पीसीज है जो उत्तर प्रदेश के किसी एक पर्टिकुलर जगह पाई जा रही है, तो दुनिया में और कहीं पाई ही ना जाए, इसको बोला जाता है इंडेमिज्म। तो यहाँ पे बहुत हाई इंडेमिज्म पाया जाता है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट में। अब ये वेस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी रिजर्व हॉटस्पॉट का एक पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। ये बहुत सारे ग्लोबली इंडेंजर्ड वर्ड स्पीसीज को होम प्रोवाइड कराता है। देन इंडेमिक और थ्रेटेंड स्पीसीज कौन सी है जिनके बारे में पूछा सकता है इससे, एक है बॉन्ड्स बीक रश। बॉन्ड्स बीक रश क्या है, ये जो आप फोटो में देख रहे हो, ये घास जैसी है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड्स बीक रश। देन वेट्स सिनामन, ये भी एक फेमस चीज है जो यहाँ इंडेमिक है और थ्रेटेंड है। और थ्रेटेंड यहाँ पे किस चीज से है चीजें, एक इंक्रोचमेंट एक प्रॉब्लम है, एक आईएसआर प्रॉब्लम है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज प्रॉब्लम है, एंड डिफोरेस्टेशन एक प्रॉब्लम है। अब आप ये देखो, ये शोला फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। जो वैली वैली वाला पार्ट है यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये वैली वाला जो पार्ट है ये फॉरेस्ट है, लेकिन वैली से जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये है ग्रासलैंड। तो इस मिक्स जो जैसे इकोसिस्टम होता है, इसको बोला जाता है शोला फॉरेस्ट। अब ये है कहाँ पे, नीलगिरी, नीलगिरी ये रीजन है, ठीक है। सदर्न इंडिया में तीनों जो सदर्न स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तीनों के कन्फ्लुएंस पे पाया जाता है ये। अभी आगे बढ़ेंगे। अभी तीन और इसके पहले ऐड हुए थे, तो हम टोटल 8 रामसर साइट जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं उनको थोड़े उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वो आगे तीन और मैं करा देता हूँ। एक है नंजरायन वाइल्ड सेंचुरी। अब ये तीनों का लोकेशन देख लो आप। ये है नंजरायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अगेन तमिलनाडु। देन है कुजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। एक है तवा रिजर्वायर, ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में। तो तमिलनाडु में अभी लेटेस्ट एडिशंस जो हम 8 पढ़ रहे हैं, उनमें से कितने तमिलनाडु में है, पहले पिछली वाली में 2 थे, इसमें अगेन 2 हो गए, ठीक है। अब ये नोयल रिवर के बैंक में है, वाटर रिजर्वायर है, इरिगेशन के लिए बनाया गया था। डाइवर्स बर्ड स्पीसीज यहाँ पे मिलती है। यूरेशियन कूट एक बर्ड स्पीसीज जो मिलती है, स्पॉट बिल्ड डक ये मिलती है। अब आपको इनको अगर याद नहीं रख पाएंगे तो इसे याद रहेगा नहीं, अगर आप इनको गूगल करो और इनकी एक फोटो देख लो तो याद रखना काफ़ी इजी हो जाता है। और अगेन ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत जन्नत की जगह जैसी जगह है, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, फ्लाईवेज कौन क्या क्या होते हैं, यहाँ पे फिशिंग वगैरह कर कल जो लोग हैं उनको सपोर्ट करती है जगह। देन एक है कजुवेली सेंचुरी। कजुवेली सेंचुरी क्या है, कोरोमंडल कोस्ट में पाई जाती है। ये ब्रैकिश वाटर है, पिछला वाला जो था वो फ्रेश वाटर था, ये रिजर्वायर था, इरिगेशन के लिए बनाया गया था, रिवर से फेड हो रहा था। ये है कोस्ट में पड़ता है, ये ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर मतलब होता है जो समुद्र का पानी थोड़ा अंदर आ गया हो, तो वो ब्रैकिश वाटर है। शार्ट मार्श एंड मड फ्लैट्स पाए जाते हैं इस इलाके में। और यहाँ पे बढ़िया चीज़ क्या है, फेमस क्या है यहाँ का, ब्लैक हेडेड इबिस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फोटो दिखाई थी ब्लैक हेडेड इबिस की। और एक फेमस चीज है यहाँ पे, ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये है ग्रेटर फ्लेमिंगो, देख लो आप फोटो इसका। ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे का पार्ट है ये, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। एक है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एक है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, तो ये उसका पार्ट है। फ्लड कंट्रोल और ग्राउंड रिचार्ज तो सारे करते हैं, ये भी करता है। तवा रिजर्वायर, तवा रिजर्वायर या कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि तवा रिजर्वायर, तवा जो रिवर है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी मेजर रिवर है जिसको इसका पानी फीड होता है, ठीक है। अब ये क्या है, विंटरिंग ग्राउंड है पक्षियों के लिए, इरिगेशन वाटर के लिए बनाया गया था, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन वाटर नीड्स के लिए एक तरीके का डैम है। अब उस डैम में इतनी बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई है कि उसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले डिक्लेयर हुआ था। रामसर साइट हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हैबिटेट है फॉर बर्ड्स लाइक एवरीथिंग। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें अभी कुछ दिन पहले देखी गई हैं। एक है बैकाल टील,
ये 2013 के बाद से पहली बार देखी गई है। इसको बोलते हैं बैकाल टील। एक है फ्लेकेटेड डक, ये तो देखी जाती रही है लेकिन हाँ मतलब अभी काफी टाइम बाद देखी गई है। तो ये है फ्लेकेटेड डक, ये दोनों देखी गई हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, ठीक है। अभी एनसीआर में एवियन एक तरीके से सेंसस हुआ था, बर्ड डे काउंट हुआ था, तो उसमें इस ये पार्क टॉप किया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पक्षी पाए गए थे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब आप इसकी लोकेशन देखो, ये एक तरीके से हरियाणा का मैप है, ठीक है। यहाँ पे ये दिल्ली है और सुल्तानपुर कहाँ पे पड़ता है, ये सुल्तानपुर है। तो ये ऑलमोस्ट एनसीआर के बगल में ही पाया जाता है। इसमें बाकी हरियाणा के और भी जो नेचुरल साइट्स हैं वो हैं, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप थोड़ा पढ़ सकते हो उनके बारे में। देन कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोंडा वगैरह नाम आ जाए तो आप ये समझो कि मोस्टली वो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना ही होगा। तो इसकी सिर्फ आपको लोकेशन याद होगा तो आपका काम चले। कंबल कोंडा कहाँ पे, आंध्रा में, बस। बाकी सब तो न्यूज़ है, न्यूज़ यूपीएससी पूछता नहीं है। ये पूछ सकता है कि आपसे किस स्टेट में है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये अपने इम्प्लॉयज़ को पे नहीं कर पा रहा था बीच में, ये भी न्यूज़ आई थी। दूसरा एक बार न्यूज़ आई थी कि इन्होंने बोटिंग वगैरह शुरू करी थी, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी शुरू करी थी, उसके लिए न्यूज़ था। कंबल कोंडा, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पे, दैट इज कंबल कोंडा। ये है मैप है जो आंध्र प्रदेश का मैप है, ठीक है। ये कोस्ट है और ये है बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें और भी जो सेंचुरीज हैं आंध्र प्रदेश में उनके बारे में बत लिखा है। तो आप एक और याद रख लो, पापी कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पड़ती है, इसमें कोंडा वर्ड जुड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं, अशोला बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, एनसीआर दिल्ली एंड हरियाणा। कैसा है, नदर्न ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, एक तरीके से बहुत ही ड्राई फॉरेस्ट है, यहाँ पे बारिश होती नहीं है, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसर्न रेज किया था क्योंकि एक इवेंट हेल्ड किया गया था इसके अंदर, अशोला बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हाई कोर्ट का कहना था कि यहाँ पे लोगों के और मायने और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है इससे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो आपसे इतना पूछा सकता है कि अशोला बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, तो आपको लोकेशन अब पता चल चुकी है, आप कर सकते हो। अगला है कार्डलोंडी मड फ्लैट्स। अब ये है कहाँ पे, केरला में। बस इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद है तो आपका काम चलेगा। ये एवियन बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, ठीक है। अब ये सब न्यूज़ है, न्यूज़ से कुछ यूपीएससी पूछता नहीं है कहाँ पे, बस आपको ये पता हो कौन से स्टेट में, इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो कार्डालुंडी मड फ्लैट्स कहाँ पे, केरला में, कोस्टल केरला में। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, गोवा में। अब ये न्यूज़ क्यों बना रही है, क्योंकि एनटीसीए ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि गोवा को महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है टाइगर्स के लिए, ठीक है। अब इसके हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये कॉन्फ्लुएंस पे है गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के, ठीक है। ये गोवा का मैप है जो आप देख रहे हैं, ये गोवा का मैप है। तो इस यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये एमएच है, महाराष्ट्र है हो गया, ये कर्नाटका है और ये गोवा है। तो इसके कॉन्फ्लुएंस पे पाया जाता है। यहीं के बगल में थोड़ी दूर में ये है आपका भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको मोलेम सेंचुरी भी बोलते हैं, तो ये भी वही है। तो आप इसको याद रख सकते हो। और ये जो जगह है ये बेसिकली ये रिवर है, यहाँ से रिवर पास होती है, ठीक है, यहाँ से निकलती है तो रिवर है। अब ये जो लीगल डिस्प्यूट है तीनों इन स्टेट्स के बीच में, इसका केस का पानी वाटर शेयरिंग कैसे होगा, लाइक एवरी रिवर जो भी इंटर स्टेट पास होती है मोस्टली उस पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। अब है धनसौरी वेटलैंड, ठीक है, धनसौरी वेटलैंड। अगर बस आपको इतना याद है कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो आपका काम चल जाएगा। ये जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है अभी, उसके पास में पड़ता है धनसौरी वेटलैंड, बर्ड एरिया है, इंपॉर्टेंट। अभी ये वेट कर रहा है रामसर डेजिग्नेशन। अब यूपीएससी आपको लिख के दे सकता है कि ये एक रामसर डेजिग्नेटेड साइट है, जो कि है नहीं, अभी ये वेट कर रहा है, ठीक है। सिर्फ न्यूज़ में है क्योंकि शायद हो सकता है आगे इसको डिक्लेयर कर दिया जाए, इंपॉर्टेंट जगह है ये। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, कर्नाटका में। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा दो फैक्ट और याद रख लो। ये टाइगर और एलिफेंट्स के लिए फेमस है, बायोडाइवर्सिटी चाहिए। यहाँ पे भी सफारी पार्क शुरू किया गया था, इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में था। तो आप इसकी लोकेशन देख लो, ये कर्नाटका है, तो कर्नाटका में ये जगह है जहाँ ये लोग पाया जाता है, बेलगावी के आसपास लगभग पाया जाता है ये। ये ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने महादेवी रिवर के बारे में बताया था हमने, ये से पास होती है। फिर है नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी, है कहाँ पे, महाराष्ट्र। ये एक रामसर साइट डिक्लेयर हो चुकी है, वाइटल है बर्ड माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग के लिए। 220 से ऊपर बर्ड स्पीसीज है, नंबर आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लेमिंगोज यहाँ पे आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ी देर पहले फ्लेमिंगो की फोटो हमने देखी है, तो नाउ आई कैन थिंक कि आप रिलेट कर पाओगे। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क हमको सबको पता है, ये दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये जगह है इनकी। ये बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश का मैप है। ये थोड़ा सा पार्ट इंडिया में पड़ता है और 1/3 इंडिया में, लगभग 2/3 बांग्लादेश में है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये टाइगर रिजर्व भी है, गंगा नदी के किनारे डेल्टा में पड़ता है ये। और ये रामसर साइट भी है 2019 से। और ये यूनेस्को के जो एक प्रोग्राम चलता है इनका, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसका पार्ट भी है, क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं, 18, ठीक है। इस पे थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। मराथंडम इरुकुट्टू मार्श,
ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में। बस आपको सिर्फ इतना पता है तो आपका काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इस चीज़ के लिए थोड़ा काम आता है, बस इतना याद रखना है। इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इतने जो न्यू चीज़ें होती हैं उनमें यूपीएससी बहुत डिटेल नहीं पूछता है। जो पुरानी चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जा चुकी हैं उनमें यूपीएससी घुसता है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें मैं भी ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। और जो नए इशू हैं, जो नए कोई टॉपिक मिल रहा है, नया कोई जगह मिल रही है, तो उसमें सिर्फ आप है कहाँ पे इतना अगर आपको पता है तो आपका काम चलेगा। तो जितना काम चलेगा मुझे मिनिमम पढ़ाना है ताकि आपको समय खराब ना हो आपका। होकेरसर वेटलैंड सेंचुरी है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। अब ये पुराना है, डिजिग्नेट हो चुका है, वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। रामसर साइट हो है ये। इसको बोला जाता है क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये नेचुरल है, झेलम जो नदी है वो उसके पास से निकल जाती है, इसको पानी देती है। अब ये वन ओनली साइट है जहाँ पे रेड बिट्स पाए जाते हैं। रेड बिट्स क्या है? ये है, इनको बोलते हैं रेड बिट्स। इस तरह की जो वनस्पति है इसको रेड बिट कहा जाता है। अब ये वाटरफॉल स्पीसीज के लिए फेमस है, जैसे कि लार्ज एग्रिट हो गया, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब हो गया, लार्ज कोरोमोंट हो गया, कॉमन सेल डक हो गया, टफ्टेड डक हो गया, वाइट आइड पोचर्ड हो गया। ये सब वाटरफॉल बर्ड्स हैं जो पानी में रहती हैं, तो उनके लिए फेमस है। एक दो की फोटो दिखाते हैं। ये लार्ज एग्रिट है, ये लार्ज एग्रिट है। एक ग्रेट क्रेस्टेड क्रीब है, ये है लिटिल कोरोमोंट, और ये है कॉमन शेल्डक। ठीक है। अब ये है कहाँ पे? ये इंडिया का मैप है, हाँ ये इंडिया का मैप है। तो ये कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है। तो ये वोकर वेटलैंड ये पड़ता है, ठीक है। नाउ आई कैन थिंक कि आपको शायद समझ में आ गया होगा ये पड़ता कहाँ पे, और ये इन पक्षियों के लिए, वाटर बर्ड्स के लिए फेमस है। लाख बहोसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पक्षियों के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। ये जगह है जहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये है लाख बहोसी। अब इसमें उत्तर प्रदेश के और भी रामसर वेटलैंड वगैरह लिखे हुए हैं, या और भी सिर्फ वेटलैंड भी हैं जो लिखे हुए हैं। तो आप एक बार देख लेना ये कौन सी लोकेशन कहाँ पड़ती है, अगर थोड़ी देर पॉज करके, अगर आपको काम आएगा। वैसे तो ये जो न्यूज़ में इसके ही पूछने के चांस ज़्यादा हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है और मल्टीपल बार क्वेश्चन से पूछे आ चुके हैं। है कहाँ पे? राजस्थान में। बर्ड वाचिंग के लिए बिल्कुल जन्नत है, मैं जा चुका हूँ, बहुत शानदार जगह है ये, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। एक्वेटिक बर्ड्स के लिए फेमस है। आती कहाँ कहाँ से? अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, चाइना से, साइबेरिया से। इतनी इतनी दूर दूर से आती हैं। अब ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। आगरा के पास पड़ता है ये क्या है? बेसिकली 10 आर्टिफिशियल सीजनल लगून्स हैं। ये यहाँ के जो राजा साहब थे उनके, उनका पहले पर्सनल हंटिंग ग्राउंड होता था। अब ये ओनली पार्क है जिसमें बाउंड्री वॉल है, ठीक है। तो इससे इसमें इंक्रोचमेंट का खतरा कम हो जाता है। यहाँ पे पानी कहाँ से आता है? एक रिजर्वायर है, अजान बांध। अजान बांध, यहाँ से पानी आता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ थ्रेट्स क्या है? यहाँ पे वाटर सप्लाई कम हो जाती है, क्वांटिटी और क्वालिटी, कभी क्वांटिटी कम हो जाती है, कभी क्वालिटी खराब हो जाती है। केमिकल वगैरह XYZ आ गए तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे। और एक है इन्वेजिव वेजिटेशन जो बहुत इम्पैक्ट कर रही है, प्रोसोपिस है थोड़ा थोड़ा। देन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस जगह के लिए। इसका नाम है पसपालम। पसपालम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के लिए। इसने ही पूरा माहौल ख़राब कर रखा है यहाँ का। इसको 1990 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जोड़ा गया था क्योंकि वाटर शॉर्टेज हो रहा था यहाँ पे, और अनबैलेंस ग्रेजिंग हो रहा था। तो इससे इसकी सिचुएशन ख़राब थी। अब आपको सबको आइडिया होगा कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। जब किसी वेटलैंड की सिचुएशन खराब होती है तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाता है। अब ये है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ये लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट है दुनिया का, ठीक है। अब ये बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं। ये फ्लेमिंगो, थोड़ी देर पहले फ्लेमिंगो फोटो दिखाई थी। ये है फ्लेमिंगो जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसका एक आइकॉनिक एनिमल है वाइल्ड ऐश। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये वाइल्ड ऐश है। अब ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ के कोई वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है उसने क्लियर किया था कि ट्रांसमिशन लाइंस जो होंगी वो फ्लेमिंगो के हैबिटाट से पास होंगी, और इसका दूसरा लोकेशन था गोवा। इसको भी क्लियर किया गया, इससे उनका खतरा बढ़ जाता है। अब अगला है गिर। ये भी गुजरात में ही है। ये ओनली नेचुरल साइट है एशियाटिक लाइन की। अब आप यूपीएससी अगर इस तरह का सेंटेंस दे दे तो आप ये मत समझना कि ओनली है इसलिए गलत है ना। ये नॉलेज के बेस पे सही किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसको नॉमिनेट किया जा रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। अभी हुआ नहीं है लेकिन ऐसा चल रहा है, नॉमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे? ये है गिर, गिर नेशनल पार्क। इसमें बाकी गुजरात के और अन्य नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। ये वधावना वेटलैंड है, कुछ थॉर लेक है, कुछ दिन पहले रामसर में ऐड हुआ था। नल सरोवर है। देन इसके बाद कच्छ डेजर्ट है, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पड़ती है, बिल्लवदार ब्लैक बक सेंचुरी यहाँ पड़ती है। इतने अगर आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा आई बिलीव। पोबितोरा, पोबितोरा नेशनल पार्क नाम सुना ही होगा आई गेस, असम में है, ठीक है। फेमस किसके लिए है? वन हॉर्न राइनो, आइकॉनिक एनिमल है यहाँ का, फ्लैगशिप स्पीसीज है इस जगह की। ये असम से
सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस यहाँ पे पोबितोरा में। ये सदर्न बैंक में पड़ता है ब्रह्मपुत्रा के, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह रही है तो उसके सदर्न पार्ट पे पड़ता है यहाँ पे। थोड़ा सा याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। अब ये फिर न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कुछ पानी की जो वाटर बॉडीज है वो ड्राई हो रही थी तो प्रॉब्लम फंस रही थी। अब ये ग्रासलैंड वेजिटेशन है मोस्टली यहाँ पे। यहाँ के एनिमल्स कौन कौन से हैं, गोल्डन जैकाल, ये गोल्डन जैकाल है आपका, ये वाइल्ड बोर, ये वाइल्ड बोर है आपका। देन वाटर बफेलो, सब बफेलो जैसा होता है। बार्किंग डियर, ये है आपका बार्किंग डियर, ओके। रीशस मकाक, ये है रीशस मकाक। और इंडियन लेपर्ड ये भी पाया जाता है यहाँ पे, ये इंडियन लेपर्ड है ना। और इसकी लोकेशन क्या है, गुवाहाटी के पास में है। गुवाहाटी यहाँ पे उसके साइड में पड़ता है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे, केरला में, है ना। ये तो बहुत कॉमन है कि केरला में पाया जाता है। अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने डिफर कर दिया है, एक हाईवे पास हो रहा था यहाँ के बगल से तो इसको डिफर कर दिया गया। अब ये बहुत प्रिस्टीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बेसिकली। वन ऑफ द फ्यू जो रेन फॉरेस्ट बचे हैं केरला में उनमें से एक है साइलेंट वैली, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है ये सदर्न वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पाया जाता है। कुंठीपुड़ा जो रिवर है वो यहाँ से पास होती है। यहाँ का एक आइकॉनिक एनिमल है लायन टेल्ड मकाक, और बाकी ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हो। लायन टेल्ड मकाक कौन है, ये है लायन टेल्ड मकाक। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। इसकी सिचुएशन इंडेंजर्ड है, ठीक है। और इंडियन सिवेट हो गया, इसकी सिचुएशन लीस्ट कंसर्न। ये नॉकटर्नल है, वो बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल दिख रहा है फोटो में आपको, छोटी सी बिल्ली जैसी लग रही है तो। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और साउथ ईस्ट एशिया में इसलिए पाई जाती है। नोक्रेक नेशनल पार्क अब है कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है। आपको पता ही होना चाहिए नोक्रेक कहाँ पड़ता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। एलिफेंट्स के लिए फेमस है, रेड पांडा के लिए फेमस। अब ये लिस्ट है, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, इंडिया में है कितने, 18। तो अब ये लिस्ट है, उनकी लोकेशन है सबकी, ये आपको देख लेना है। नोक्रेक पड़ता है यहाँ पे, गारो हिल्स पड़ती हैं वहां पे पड़ता है नोक्रेक, इनके लिए फेमस है। आपको गारो हिल्स में पाया जाता है। यहाँ पे तीन रिवर्स हैं जो यहाँ से फ्लो करती हैं, गनोल, दरेंग और सिमसैंग। एक बार आप नाम सुन लो बस। ये है मार्बल कैट जो यहाँ पाई जाती है, ठीक है। एशियाटिक एलिफेंट, वी ऑल नो एलिफेंट के बारे में। ये है स्लो लॉरिस, ये स्लो लॉरिस है जो यहाँ पाया जाता है। ये है जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल जो यहाँ पाई जाती है। और यहाँ के एक आइकॉनिक एनिमल है रेड पांडा, ठीक है। रेड पांडा वन ऑफ द फ्यू प्लेस है जहाँ रेड पांडा पाया जाता है, तो वो ये जगह है, इसके लिए फेमस है। आपको यहाँ पे बिल्ली की 8 स्पीसीज पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर का बहुत दिन से कोई सेंसस हुआ इस तरह से जानकारी है नहीं, कितने पाए अभी अवेलेबल है वहाँ पे। ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पड़ता है। ये इसकी बाउंड्री शेयर होती है किससे, पिन वैली नेशनल पार्क से, ट्रांस हिमालय में पड़ता है ये। देन रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो सतलज वाटर शेड में पड़ता है। तो एक है कांवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पार्वती वैली में पड़ता है, इससे बाउंड्री शेयर करता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल्स क्या है, भराल ब्लू शीप इंपॉर्टेंट है। लेपर्ड सबको पता है, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड के लिए इंपॉर्टेंट जगह है ये। देन हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन तहर, मस्क डियर, शरो, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट एनिमल है यहाँ पे। हिमालयन ग्रिफिन वल्चर पाया जाता है यहाँ पे, और गोल्डन ईगल पाया जाता है यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं इस जगह के। कॉर्बेट, कॉर्बेट इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। भाबर और लोअर शिवालिक एरिया में पाया जाता है। आपको पहले इसको क्या बोला जाता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या हुआ करता था। बाद में इसको नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट, जो इंडिया के पहले हंटर एंड कंजर्वेटर रहे हैं जिम कॉर्बेट, उनके नाम पे नाम रख दिया गया था। इसका पहले नाम क्या था वो मुझे आप लिख के बताओगे। यहाँ पे जो ग्रासलैंड है उनको बोला जाता है चौर। ये मिक्स फॉरेस्ट है साल का, जो जहाँ घास है और राइपेरियन वेजिटेशन है, मतलब नदी किनारे वाली वेजिटेशन। बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स इसके लिए फेमस है। और यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले विजिट किया था मैंने, तो यहाँ पे वन हार्न राइनो का भी प्रोटेक्शन हो रहा है। एक बड़ा सा बाड़ा बनाया हुआ है जिसमें वन हार्न राइनो को रखा जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि वन हार्न राइनो पाया जाता है, तो यस पाया जाता है। नदी कौन सी है, रामगंगा जो इंपॉर्टेंट है। फिर पलियन रिवर है जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोना नदी याद रख लो आप। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक आईएएस साहब की। आईएएस कौन है, लेंटेना केमारा, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, यहाँ पे पड़ता है। ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है इनवेजिबल इन स्पीसीज जो उसको बोला है लेंटेना कैमरा, इसने यहाँ पे धूम धड़ाका मचाया हुआ है, पूरा माहौल खराब किया हुआ है। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। फेमस किसके लिए, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट्स। अब मुदुमलाई का जो नाम पड़ा है इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में इसका नाम पड़ता है एंशिएंट हिल रेंज। मुदुमलाई का मतलब ये होता है, ये वैरायटी ऑफ हैबिटाट है यहाँ पे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट भी है, ड्राई टीक फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, शॉम्स भी है। हाँ, वेरी वेरी ग्रास पूरा एरिया है ये। एलिफेंट ग्रास पाई जाती है यहाँ पे, बम्बू जाइंट वैरायटी का बम्बू पाया जाता है यहाँ पे। अब मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले बोल दिया था कि जो एनिमल्स है उनके पास राइट है विदाउट फियर और डिस्ट्रेस रहने का। तो यहाँ पे जो फैमिलीज लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से रिलोकेट किया जाए,
और कैंपा फंड से उनको पैसा दिया जाए, ठीक है, 15-15 लाख रुपया दिया गया है। 15 लाख से कुछ किसी को याद आया? अगर याद आए तो कमेंट में लिख के बताना 15 लाख और कहाँ मिलने वाले थे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, उस बात को सीरियसली नहीं लेना। मुदुमलाई नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ट्राई जंक्शन है, 3 स्टेट्स के, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में समझो है। अभी ऑस्कर विनिंग फिल्म आई थी एलिफेंट विस्परर, ठीक है। ये किसने बनाई थी उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, किसने एलिफेंट विस्परर को डायरेक्ट किया था। ये ऑस्कर विनिंग फिल्म है और ये यही फिल्म हुई है, थिपक्कू एलिफेंट कैंप में मुदुमलाई नेशनल पार्क के हुई है। और आप, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था आपको ये लोकेशन, कि ये जो लोकेशन है ये आपको पूरा आइडिया होना चाहिए इस इलाके का, क्योंकि इस इलाके की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आपका काम चलेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ मुदुमलाई कहाँ पर थी। मुदुमलाई ये है इस पूरे उसमें। अब आप यहाँ जो जो पढ़ रहे हैं आपको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके बारे में एक बार ढंग से इस पूरी स्लाइड को पॉज करके देख लेना, पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कैसे पूछा जाता है, इनको नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, इस तरह अरेंज भी करा सकता है। तो आपको अगर पढ़ा होगा तो आपके काम आएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगर अगला है काजीरंगा, कहाँ है? असम में, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है क्या चीज़ ये सब कुछ ही है। नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। अब इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन डिजिग्नेट करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स ऑलमोस्ट पाया जाता है जो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर पाया जा रहा है। ये होम है वन हॉर्न राइनो का। काजीरंगा किसी से नाम लो तो उसको याद क्या आएगा? वन हॉर्न राइनोसोरस। यहाँ की फ्लेक्सिबल स्पीसीज है वन हॉर्न राइनो, और दूसरा टाइगर। ब्रह्मपुत्रा रिवर पड़ती है, इसके बाउंड्रीज निकलती है। दो और छोटी छोटी नदियां हैं जिनको याद रख लो आप। एक है मोरा दिफ्लू, ठीक है, तो एक मोरा धनसीरी एक छोटी रिवर है, एक है दिफ्लू। अब यहाँ पे क्या है? एलिफेंट ग्रास, बड़ी बड़ी घासें हैं, मार्शलैंड्स हैं, डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो फेमस एनिमल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, कौन कौन से हैं? वाटर बफेलो, श्रैम डियर, गौर, शाम्बर, वाइल्ड बोर, हॉक डियर। तो आपको सब की लोकेशन पता होनी चाहिए, नॉर्थ से ईस्ट। एटलीस्ट ये जरूर आइडिया होना चाहिए कि वेस्ट से ईस्ट कौन कैसे पड़ता है, और थोड़ा सा आइडिया अगर ये भी हो कि नॉर्थ से साउथ कौन सा पड़ता है तो आपको पता चल जाएगा। जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपको बताता हूँ मैं आपको। ये है रेमोना, ये 6वां नंबर वाला है, पूरे 7 है यहाँ पे। और ये दिहिंग पटकई, ये 7वें नंबर में ऐड हुआ है अभी, ठीक है। काजीरंगा की लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हो, थोड़ी देर पहले अपन बात हुई। ओरांग के बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो ओरांग को आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे? मानस, मानस यहाँ पे है, ये पता होना चाहिए। और ये है भूटान, मानस की जो पूरा बाउंड्री है भूटान से टच होती है। तो ये सारे नेशनल पार्क्स हैं जो असम में पाए जाते हैं, तो इनको आप याद रखना। अगर मानस की बात हो रही थी, मैं बोला था मानस के बारे में, ये भी लगभग सब कुछ ही है। ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को डेजिग्नेट। टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर के लिए, एलिफेंट के लिए। अब ये हिमालय के फुटिल पे पाई जाती है ना, बताया था मैंने। ये रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है भूटान का, ये उससे बाउंड्री शेयर करता है अपना। मानस रिवर है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है मानस रिवर। ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ध्यान रखना। मानस रिवर का नाम किस रिवर के नाम पे पड़ा है? सरपेंट गॉडेस मनसा। अब आप सोचोगे कि मानस रिवर के बारे में मैं इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ, कि वहाँ के बीच से जो नदी जाती है उसका नाम किस देवी के नाम पे पड़ा है? क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानस, पोबितोरा या काजीरंगा या जिम कॉर्बेट, इस तरह की चीज़ों पे अब जनरल क्वेश्चन का स्कोप नहीं बचा है, अब बहुत घुस के पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन से? हिस्पिड हेयर, पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर एंड इंडियन राइनोसोरस ऑफ एशियाटिक बफेलो। ये है हिस्पिड एयर, ये है पिग्मी हॉग, ये है गोल्डन लंगूर, ये है एशियाटिक बफेलो, और ये तो सबको पता ही है वन हॉर्न राइनोसोरस। ओरांग नेशनल पार्क, थोड़ा पहले मैं दिखाया था ना कि असम के जो नेशनल पार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन से पड़ते हैं। तो ओरांग है, अब ये भी असम में पड़ता ही है, यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्ट है ये। अब ये ब्रह्मपुत्र के एक किनारे है, मिनी काजीरंगा बोलते हैं इसको, ठीक है। टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया जा चुका है 16 में। ये इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन है? टाइगर, एलिफेंट कॉमन है, हॉक डियर, वाइल्ड पिग, सिवेट कैट, वन हैंड डायनासोरस। तो ये है हॉक डियर, ये है वाइल्ड पिग, और ये है सिवेट कैट। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, अब ये है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। अल्पाइन फ्लावर्स एंड डाइवर्स फ्लोरा के लिए जानी जाती है। अब ये पड़ती कहाँ पे है? नंदा देवी वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का अंदर पड़ती है ये। और ये नन्दा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, 2005 से बना हुआ है। अब यह कम से कम 300 फ्लावर हैं जो इंडिजिनस है हिमालयन रीजन के लिए, वो जो यहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह, अति सुंदर जगह है ये। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट स्पीसीज क्या है? ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्वेरल, हिमालयन वेसल। हिमालयन वेसल कैसा होता है? ये है, फोटो देख लो हिमालयन वेसल की, ठीक है। ब्लैक बियर, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई, स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन मोनल। ये है हिमालयन मोनल। फोटो लगा रखी है मैंने कुछ चीजों की, जिनकी नहीं लगा रखी उनकी आप गूगल करो और देखो। ये है वैली ऑफ फ्लावर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जब फूल खिल के आते हैं तो इतनी सुंदर सुंदर फोटोज हैं, गूगल पे जाके देखना, आइडिया लगेगा आपको। तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे? आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र में। अगर आपको इतना भी पता है तो काम चल जाएगा। थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन और ले लो,
बर्ड वॉचर्स के लिए फेमस है, और तंसा और वैतरना रिवर के किनारे पाई जाती है। ठीक है, ये मुंबई है और ये जगह है जहाँ पे ये पाई जाती है, इगतपुरी के पास, मुंबई से पास है, इतना याद रखो, महाराष्ट्र में है, बस हो गया। देब्रीगढ़ ये कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। अगर आपको इतना पता है तो काम चल जाएगा आपका। देब्रीगढ़ पाया जाता है उड़ीसा में। और उड़ीसा का एक फेमस और है, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, ये सिमलीपाल। सिमलीपाल के बारे में पढ़ लो, ठीक है। देब्रीगढ़ ये है, बाकी और उड़ीसा के हैं जो आप चाहो तो रोक के पढ़ सकते हो, वैसे तो अब इतना ज्यादा लिमिट ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। सिमलीपाल थोड़ी देर पहले बताया था, लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन है ये वाली। अब ये फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व है ये उड़ीसा में। यहाँ पे न्यूज में क्यों है? मल्टीपल रीजन न्यूज में रहने का, एक रीजन है न्यू वाइल्ड इंजीनियर स्पीसीज पाई गई है सिमलीपाल में। अब ये यूनेस्को को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जिस प्रोग्राम को बोलते हैं। टाइगर्स के लिए फेमस है बेसिकली, एंड एलिफेंट्स के लिए फेमस है। अब ये न्यूज में है किसके लिए? बोला जाता है कि फॉरेस्ट फायर से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है ये। 40% जो सिमलीपाल का एरिया है वो हाईली ससेप्टेबल टू फॉरेस्ट फायर है, इस तरह की रिपोर्ट आती है, तो न्यूज में रहती हैं चीजें। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज और न्यूज में थी कि मुंडा ट्राइबल्स थे, ये लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इनको इनके सेक्रेड ग्रुप्स में एंट्री दी जा रही थी। क्योंकि एक टाइग्रेस है जिसका नाम है जीनत, उसको रिलोकेट किया गया था इस इलाके में, तो उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी, इसलिए मुंडा ट्राइब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? ये कुछ भी हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है या कोई और लोकेशन हो सकती है जिसको कोई ट्राइब, मोस्टली ट्राइबल ग्रुप मानते हैं, जिसको कोई ट्राइबल ग्रुप पवित्र मानता है, अपना देवता या वैसे कुछ चीज मानता है, उसको बोलता है सेक्रेड ग्रुप्स। तो ये इनके इंपॉर्टेंट, इनकी कल्चर, इनके सिग्निफिकेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इनको एंट्री नहीं की जा रही थी। अब प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है 1973 से, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर्स के लिए, है ना। देन सिमलीपाल कुलदीवा हाथीगढ़ एलिफेंट रिजर्व है, जिसको मयूरभंज रिजर्व बोला जाता है, वो भी इसके पास में पड़ता है, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। टाइगर, एलिफेंट एंड हिल मैना के लिए फेमस है। हिल मैना की फोटो आप देख सकते हो, ये है हिल मैना। नदर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे। हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है उड़ीसा में जो यहाँ पाई जाती है। अब ये जो ब्लैक टाइगर है इसके लिए स्पेशली फेमस है, ये सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। अब मुझे कोई कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा कि व्हाइट टाइगर इंडिया में कौन से जगह पाए जाते हैं। इसमें और दो ट्राइब है, इरिंगा खारिया और मनकिडिया। मनकिडिया बड़ी फेमस है, तो ये मनकिडिया ट्राइब है जो यहाँ सिमलीपाल में पाई जाती है। 10 काले टाइगर पाए गए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्यसभा में इंफॉर्मेशन दी थी, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। रेयर कलर होता क्यों है? ये एक्चुअली कोई नई स्पीसीज नहीं है, ये बंगाल टाइगर ही है, बस इसमें म्यूटेशन हो जाता है, इसको बोला जाता है स्यूडोमेलानिज्म। ये जीन है जिसके कारण म्यूटेशन होता है, आप बस याद रखो, म्यूटेशन का रीजन है, कोई नई स्पीसीज नहीं है ये। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, परम्बिकुलम है कहाँ पे? ये केरला का मैप है, केरला में मैप में ये यहाँ पाई जाती है परम्बिकुलम। तो परम्बिकुलम, अब यहाँ पे रिवर्स कौन सी है? परम्बिकुलम खुद में एक रिवर है, ये तो आपको पता ही होगा। थिकड्डी रिवर इंपॉर्टेंट है, सोलायार रिवर यहाँ पे है, थिकड्डी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पाई जाती है, ठीक है। परम्बिकुलम फेमस क्यों है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाया जाता है यहाँ पे, सिलोन फ्रॉगमाउथ पाया जाता है, ग्रे इंडियन हॉर्नबिल पाया जा सकता है, ये हॉर्नबिल है। यहाँ पे सदर्न बर्डविग, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, ये है सदर्न बर्डविग। फोटो देख लो आप, इनके लिए फेमस है। आपको लेपर्ड्स मिलते हैं, लाइन टेल मकाक, थोड़ी देर पहले फोटो दिखाई थी मैंने आपको। स्मूथ कोटेड ऑटर मिलते हैं, ये स्मूथ कोटेड ऑटर है, इस ये भी यहाँ पाया जाता है परम्बिकुलर नेशनल पार्क में, इसके लिए इंपॉर्टेंट। हंगुल डियर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए। प्रोजेक्ट हंगुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया हुआ था। अब ये क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं इनके मेटिंग सीजन में और बर्थिंग सीजन में, इसलिए ये बहुत डिस्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए इनकी संख्या बहुत घट गई है। ये दुनिया में सिर्फ 289 बचे हैं, समझ लो कितनी ज्यादा रिस्क में है ये। पाए कहाँ जाते हैं? ये कश्मीर है, कश्मीर में डचीगम नेशनल पार्क है जो इनकी लिए बढ़िया हैबिटाट है, लेकिन बहुत कम हैबिटाट बच रहे हैं इनके लिए, और ये बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनका कंजर्वेशन स्टेटस पूछा सकता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। इनके प्रेडेटर्स कौन से हैं? लेपर्ड इनको खा जाते हैं, हिमालयन ब्लैक बेयर इनको पकड़ पा जाते हैं तो खा जाते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये तो नेचुरल इशू है। बड़ी समस्या है पोचिंग, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन और ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। और ये है हंगुल, ये अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के, और ये पाया कहाँ जाता है? डेंस रिवराइन फॉरेस्ट होता है जम्मू कश्मीर का, वहां पाया जाता है। और इसके अलावा डचिकम के अलावा ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक और साउदर्न कश्मीर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वहां पे भी देखे गए हैं। ये इस पूरी वीडियो का शायद ये आखिरी टॉपिक है, सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स पाए गए थे। सो यूपीएससी पूछ सकता है कि 2 नए जंपिंग स्पाइडर्स कहाँ पाए गए थे, तो सिंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए गए थे। है कहाँ पे ये है केरला में, ये केरला में, ये पूरे केरला का मैप है, तो ये केरला में इस जगह पाया गया है। अब ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाई जाती है जो नॉकटर्नल है, बहुत कम दिखती है, हाईली इल्यूसिव है, इसको बोला जाता है ग्रेट ईयर्ड नाइटजार। ये है ग्रेट ईयर्ड नाइटजार जो यहाँ पाई जाती है, बहुत कम दिखती है, बहुत, इसको देखना बहुत रेयर है। ये सारी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंदुरनी, थोड़ी देर पहले लोकेशन बताई थी मैंने, ये पड़ती है।
अब केरला के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके मेजर मेजर आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ से पड़ता है। मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूँ कौन सा मेजर मेजर है। आप उनको एटलीस्ट याद रखना है कि लोकेशन कहाँ पे है। परम्बिकुलम 16 थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये लोकेशन है। देन वेम्बनाथ कोल्ड वेटलैंड है, ये लोकेशन है। देन शतम कोटा लेक पड़ता है, अस्तबुदी लेक पड़ता है, इनकी लोकेशन ये लोकेशन देख सकते हो आप। पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार यहाँ पड़ता है। उसके अलावा मथिकेट्टन 16 यहाँ पड़ता है। इडुक्की नेशनल वाइल्ड लाइफ ये भी यहाँ पड़ता है। देन इसके अलावा अनाईमुदी शोला इंपॉर्टेंट है। अराविकुलम वेरी इंपॉर्टेंट। परम्बिकुलम थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है। साइलेंट वैली ना, साइलेंट वैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये वाइट नाइट सेंचुरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इतने आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पड़ती है। कभी आपको अरेंज करा ले या कोई और कर ले, तो थोड़ी जानकारी रखो इन चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट है। अभी दुनिया के कुछ प्लेसेज हैं जो जियो पोलिटिकल रीजन से या एनी अदर रीजन माइनिंग XYZ न्यूज़ में रहे हैं, उनको कवर करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। सीरिया न्यूज में है क्योंकि सीरिया में ISIS ने इतना ज्यादा रेवेज मचाया है कि यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डैमेज हो गई हैं। उनको रिवाइव किया जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट साइट तो है, पलमायरा एक इंपॉर्टेंट साइट थी। एक क्रैक दस जेवलियर्स ये एक इंपॉर्टेंट साइट थी। सीरिया का टूरिज्म एंड इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इनको इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके आसपास के कंट्री पता होने चाहिए कि ये साइड में एक इराक है जिससे बॉर्डर लगता है, जॉर्डन से लगता है बॉर्डर सीरिया का, इसराइल से लगता है, गोलान हाइट्स पड़ती हैं, सबने सुना होगा ये बात, लेबनान से रीजन पड़ता है इनका। एंड देन टर्की है। तुर्की है, एक नया कंट्री, अभी नाम इसने चेंज कर दिया है, तुर्की तुर्की है। तो इनसे इसका बॉर्डर होता है। और ये ओपन होता है जाके यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पे, और ये साइप्रस है। ये आपको छोटा सा आइडिया होना चाहिए, इतना आइडिया होना चाहिए कि इसके आसपास कौन से कंट्री पड़ते हैं। पूछा जा सकता है ऐसे कि बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं कि इस कंट्री का बॉर्डर किससे शेयर करता है, या ये फलाने कोई समुद्र है वो किससे बॉर्डर शेयर करता है। ये कॉमन क्वेश्चन है यूपीएससी के। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री अभी तो लड़ाई चली रही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे सीरिया के, बशर अल असद, इनको रिजाइन करना पड़ा है और इनको देश छोड़ के रशिया भागना पड़ गया है। तो यहाँ पे भी वॉर चली रही है कुछ मिला के। तो अभी नया लीडर इलेक्ट हुआ है। तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट सिटीज है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अलेप्पो एक इंपॉर्टेंट सिटी है आपका, दमस्कस है जो इनकी कैपिटल है, ये अल हसाका ये इंपॉर्टेंट सिटी, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इडलिब एक इंपॉर्टेंट सिटी है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अल रक्का, रक्का भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एरिया है इनका, ये जो ओपन होता है जाके मेडिटेरेनियन सी पे। सूडान में भी लड़ाई चल रही है। सूडान की लड़ाई ऐसी है जो शायद दुनिया नोटिस भी नहीं कर रही, पर यहाँ 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब अफ्रीका में इस तरह घटनाएं होती हैं तो शायद दुनिया इसको नोटिस कम करती है। यहाँ पे सुडानीज पैरामिलिट्री फोर्सेस और सुडानीज आर्म फोर्सेस के बीच में चल रही लड़ाई, ठीक है, और बहुत सारी जानें आ चुकी हैं। तो आपको बस आइडिया होना चाहिए सूडान में के कहाँ कहाँ पड़ता है। ये है रेड सी, ये रेड सी है, ठीक है। ये चार्ट पड़ता है। ये साउथ सूडान है, इसका ही पार्ट अलग हो गया था कुछ साल पहले। इथियोपिया पड़ता है, इरिट्रिया पड़ता है, और ये ऊपर इजिप्ट पड़ता है, और ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से इसकी बॉर्डर मिलती है। तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। रेड सी स्पेशली पता होना चाहिए आपको, रेड सी के साइड में। ये सूडान सिविल वार में क्या हो रहा है, इतने लोग मर गए। और ये उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और ये रेड सी पड़ता है, ये रेड सी है। राफा क्रॉसिंग इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, बहुत ज्यादा ही न्यूज में रही है राफा क्रॉसिंग तो। राफा क्रॉसिंग कहाँ पड़ती है, ये है गाजा, ठीक है, ये गाजा का मैप है। और ये है मेडिटेरेनियन सी, तो ये गाजा का मैप है, ये इजिप्ट है। अब यहाँ पे इसराइल है, इसराइल और गाजा में लड़ाई चल रही, वी ऑल नो। तो ये एक पार्ट है क्रॉसिंग का, ये पार्ट है क्रॉसिंग का, जहाँ से कुछ सप्लाईज इधर उधर जा रही थी। तो बीच में अब ऐसा लग रहा था कि शायद ये भी बंद हो रही है, तो इस चक्कर में ये बहुत न्यूज में रही है राफा क्रॉसिंग। ये क्रूशियल है एंड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसराइल और इजिप्ट में जो भी बात बन रही होती है इसमें बीच में बंद कर रहे थे, बीच में खोल रहे थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बस ये याद रखना कि राफा क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसमें तो चीज ये और याद रख लो, क्योंकि इतना ज्यादा लड़ाई हुई है अभी इसराइल और गाजा के जो भी इशू है। तो एक खान यूनिस एक जगह पड़ती है, बड़ा सिटी इनका है। और ये गाजा सिटी, ये दो इंपॉर्टेंट सिटी हैं। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो बेहतर रहेगा। और इसी के नीचे करेम शैलोम गुड्स क्रॉसिंग है, ये जगह पड़ती है यहाँ पे। ये तीनों कंट्रीज ट्राइलेटरल जंक्शन पे है। तो आपको नाम याद रहना चाहिए, पूछ सकता है आपसे कि ये केरम सलोम गुड्स क्रॉसिंग कहाँ पड़ती है, कौन से कंट्रीज के ट्रांजैक्शन पे है, इस तरह की चीजें पूछ सकता है। तो आपको इनके लिए तैयार रहना चाहिए। देन सिमाडोउ आयरन और माइंस पाई गई हैं। अब ये कहाँ पे है? ये गिनिया एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। ये अफ्रीका का मैप है, ये अफ्रीका है पूरा। और ये क्या है, ये वेस्ट अफ्रीका में गिनिया एक कंट्री है। तो यहाँ पे पाई गई है आयरन और माइंस, आयरन और माइंस। ओके, तो इसके आसपास कौन सी कंट्री है, इनको थोड़ा सा एक बार देख लो। ये सियरा लियोन पड़ता है यहाँ पे, लाइबेरिया पड़ता है। ये आपसे डायरेक्टली पूछने की संभावना कम है, बट फिर भी कुछ ना कुछ कभी कभी आ सकता है कि गिनिया या माली कंट्री आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, नहीं शेयर करते, क्योंकि न्यूज में है बहुत बड़ी माइन पाई गई यहाँ पे। सेनेगल है यहाँ पे कंट्री, और एक गिनी बिशाऊ एक कंट्री है, और यहाँ पे पड़ती है आइवरी कोस्ट। तो ये कंट्री इसका बॉर्डर शेयर करती हैं। और इसका थोड़ी जानकारी ले लो। ये अफ्रीका की लार्जेस्ट माइनिंग प्रोजेक्ट है अफ्रीका का। 75% कंट्रोल बाय चाइनीज एंड 25% कंट्रोल बाय रियो टिंटो। ये एक ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश मल्टीनेशनल माइनिंग कॉर्पोरेशन है। और ये बाओ स्टील जो है चाइना का।
ये 75% कंट्रोल कर रहा है, और ये हाई ग्रेड और यहाँ पाया जा रहा है, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा वहाँ की इकोनॉमिक्स के लिए। बुल्देहार, बुल्देहार क्या चीज़ है? अब बुल्देहार ये रशियन ट्रूप ने कंट्रोल यहाँ पे गेन कर लिया है। ये ईस्टर्न सिटी है यूक्रेन में। अब यूक्रेन ऑलरेडी पूछ आ चुका है 2 साल पहले। और ये लोकेशन है डोनास्क ओब्लास्ट रीजन पे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है यहाँ पे, क्योंकि ये आसपास प्लेन्स है और ये बीच में थोड़ा सा एलिवेटेड पोजीशन पे है। अब ये समझिए डोनास्क है और ये है बुल्देहार, और ये मैप है जो रशिया का ब्लैक सी से जो शेयर होता है, और ये रशिया है, ठीक है। रशिया ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, और ये थोड़ा ऊपर की लोकेशन है, आसपास प्लेन्स है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है। तो बुल्देहार कहाँ लोकेटेड है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको बस इतना जानकारी होनी चाहिए कि ये यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब यूक्रेन के पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन यूक्रेन पे इतनी ज्यादा बात चल रही है तो यूक्रेन पे आपको ब्रॉडनिंग स्टेट जरूर आइडिया होना चाहिए। ये यूक्रेन है, ये अब इसके बाद हमारे रशिया है, पुतिन भाई साहब, ये बेलारूस है, ये उनका छोटा भाई है बेलारूस। यहाँ पे लुकाशेंको जी राज कर रहे हैं, और ये समझो पुतिन के छोटे भाई हैं, तो ये दोनों मिलके यहाँ से अटैक कर रहे हैं। अटैक सिर्फ रशिया की तरफ से नहीं हो रहा है, बेलारूस भी उसमें लैंड बॉर्डर यूज हो रहा है रशिया की तरफ से। पोलैंड है यहाँ पे साइड में, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, और ये मालदोवा है। ये एक लैंडलॉक जगह है मालदोवा, इसका जब आगे भी आएगा तो आप इसको याद रखो, यहाँ पड़ता है। और ये है हमारा ब्लैक सी, तो ये हो गया ब्लैक सी। ये है काराकल्पकस्तान। काराकल्पकस्तान है कहाँ पे? ये एक ऑटोनॉमस रीजन है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान एक डबली लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि उज्बेकिस्तान के जो भी कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं वो खुद में लैंडलॉक्ड है, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। एक कजाकिस्तान है इसके ऊपर पड़ता है, ये खुद में लैंडलॉक्ड है। ये किर्गिस्तान है, ये भी लैंडलॉक्ड है। ये तजाकिस्तान है, ये भी लैंडलॉक्ड है। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, ये वी ऑल नो। और ये पड़ता है तुर्कमेनिस्तान। अब ये पूछ सकता है उज्बेकिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्या, मतलब इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि उज्बेकिस्तान का बॉर्डर ईरान से मैच करता है, तो ईरान से मैच नहीं करता है। ईरान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर में नहीं है, चाइना उज्बेकिस्तान के बॉर्डर में नहीं है, किर्गिस्तान तजाकिस्तान है। इस तरह पूछ सकता है, तो आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए, कौन सा बॉर्डरिंग स्टेट है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज इसमें, ये जो मैप है इंडिया का, ये गलत बना हुआ है। हमारा मैप ऐसे है, तो इस तरह के जब भी गलत वर्ड मैप इंडिया पर जो मैप प्रोजेक्शन होते हैं उन पे आप सतर्क रहिए। ये गलत मैप है। आर्किटिक जो फायर है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आर्किटिक रीजन में इतनी फायर कभी लगती नहीं है, तो आपसे आर्किटिक फायर पूछा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग रीजन है उसका, ये पूछा सकता है। और यहाँ पे बहुत थ्रेट है पीटलैंड्स, क्योंकि इस तरह की जो क्लाइमेट्स होती है वहाँ पे पीटलैंड्स बहुत पाए जाते हैं, जिनमें बहुत रिच कार्बन होता है। तो अगर उनमें आग लगी तो और बहुत ज़्यादा आग सुलगती रहेगी, और शायद ये इनविजिबल फायर जैसी बनती रहेगी, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और बस ये पूछा सकता है आपसे कि आर्कटिक सर्कल में कौन से कंट्री पाए जाते हैं, तो आप ये नाम याद रखो, नॉर्वे पड़ता है यहाँ पे, स्वीडन पड़ता है, फिनलैंड पड़ता है, रशिया तो है ही है, बहुत बड़ा पार्ट है रशिया का। देन ग्रीनलैंड है डेनमार्क का। अभी ग्रीनलैंड के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यू मस्ट बी नोइंग कि ग्रीनलैंड का नाम ग्रीनलैंड क्यों है, क्योंकि ग्रीनलैंड बिल्कुल ग्रीन नहीं है। ये किसी वाइकिंग ने जिसने खोजा था इसको, तो उसने उसका नाम बेवकूफ बनाने के लिए ग्रीनलैंड लिख दिया था। तो ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है ये आपको आइडिया होना चाहिए। आइसलैंड है साइड में पड़ता है यहाँ पे, और कनाडा, कनाडा आपको आइडिया होना चाहिए। ये है नॉर्थ पोल। सेंजन जोन, सेंजन जोन एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नया कंट्री ज्वाइन हुआ है, क्रोएशिया। सेंजन जोन क्या है? ये एक वीजा फ्री एंट्री है, ये इस कंट्री का आदमी इस कंट्री आ सकता है, यहाँ का आदमी इधर आ सकता है, जो भी सेंजन जोन है यहाँ पे। अगर आपने, और यहाँ वीजा में भी ऐसा ही है कि एक बार अगर आपने सेंजन जोन का वीजा ले लिया तो आप किसी भी कंट्रीज में घूम सकते हो। तो आपको यहाँ पे पूरा तो याद नहीं रखना, क्योंकि 27-28 कंट्री है। आपको बस यहाँ पे जो अपवाद है वो याद रखने हैं। ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ये सेंजन का मेंबर है, लेकिन ईयू का मेंबर नहीं है, ठीक है। आइसलैंड है, सेंजन का मेंबर है, ईयू का मेंबर नहीं है। नॉर्वे ईयू का मेंबर नहीं है, सेंजन का मेंबर है। और ब्रिटेन तो अभी दोनों से बाहर आ चुका है। और यहाँ पे बस एक कंट्री है आयरलैंड, जो कि ईयू का मेंबर है लेकिन सेंजन जोन का मेंबर नहीं है। है ना, ये जो अपवाद है ये याद रखने हैं, तो आपका काम चल जाएगा, कुछ आ सकता है यहाँ से। हाँ, अगला है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया की लार्जेस्ट एबव वाटर माउंटेन रेंज है। अब यहाँ पे फंसा सकता है आपको, ये एबव वाटर माउंटेन रेंज है, समुद्र में इससे लंबी लंबी माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन ये धरती पे सबसे तेज एबव वाटर माउंटेन रेंज है, ठीक है, लैंड पे। अब ये कम से कम 7 कंट्रीज हैं जिससे पास होती है ये। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूएन के जो फ्यूजी एजेंसी है उसने बताया है कि काफी हैती के जो माइग्रेंट्स हैं, हैती में बहुत इशू चल रहा है, ये आपको आगे मिलेगा। हैती में तो वो लोग एंडीज हाईलैंड पार करना चाह रहे थे, पेरू से बोलिविया जाना चाह रहे थे। पर बोलिविया में चल रहा है क्या, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। अब सोचो कितनी न्यूज है, ये कितनी सारी न्यूज है, तो ये रीजन अपने आप इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा ही जा सकता है, इतनी सारी न्यूज यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ से शुरू हो रहा है। ये वेनेजुएला है, साउथ अमेरिका में जो कंट्री है, उसका जो वेस्टर्न पोर्शन है उसमें पूरा इंडीज फैला हुआ है। वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, यहाँ से वो पार करना चाह रहे थे, जो लोग नहीं पार कर पाए और काफी मर गए। और ये है चिली। ये जो बड़ा सा कंट्री बनता है आपका, छोटा सा पतला सा निकला हुआ है, ये है चिली कंट्री। अब यहाँ पे चिली में कौन सी माइंस है और यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ये मेरे को आप कमेंट में लिख के बताओगे। चिली, पेरू और बोलिविया, यहाँ पे कौन सा माइन पाया जाता है जो दुनिया के लिए फेमस है, इसको एक ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में भी कुछ पार्ट है। और ये है पैराग्वे, पैराग्वे में भी गांधी जी के स्टेचू अनवील हुआ है, ये न्यूज आपको आगे भी मिलेगी इसमें। ये है डेरियन गैप। अभी डेरियन गैप क्या है? ये जो डंकी क्रॉसिंग में जाते हैं,
उनके लिए ये रूट होता है मोस्टली साउथ अमेरिका में, कहीं किसी कोलंबिया वगैरह कंट्री पे चले जाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे ये रूट बनता है अमेरिका जाने के लिए, ठीक है। तो उसी में बीच में पड़ती है जगह, ये इतनी जगह है, इसको बोलते हैं डेरियन गैप। यहाँ पे कोई रोड नहीं है, कोई रोड वो नहीं है, ये बिल्कुल वैसी जगह, अंधकार टाइप की जगह है। यहाँ पे एकदम मार्शलैंड्स हैं, नदियां हैं, पानी भरा रहता है, उस तरह की जगह है। इसको किसी तरह बड़ी मुश्किलें पार करके ये लोग पहुंचते हैं ऊपर, जो भी डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब इनको सबको वापस भेजे दे रहे हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, माउंटेनियस रीजन है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैंग्स ऑपरेट करते हैं। तो ये रीजन है डेरियन गैप, यहाँ से पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्या पाने के लिए अमेरिका में ये लोग जाते हैं। ये एरिया डेंस है, लॉलेस है, यहाँ पे किसी कंट्री का कोई ढंग से कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए डेरियन गैप पड़ता कहाँ पे है। सैंटा आना विंड्स, अभी इन्होंने अब कैलिफोर्निया में हंगामा मचा दिया, कैलिफोर्निया में बहुत आग वाग लगी है। तो उसका रीजन क्या है, सैंटा आना, ये रीजन पड़ता है कि यूएस का कैलिफोर्निया वेस्टर्न कोस्ट, तो ये कैलिफोर्निया है, आपको ये आइडिया होना चाहिए। और इस पे आग, मतलब आग लगी, उसका रीजन क्या था, ये सेंटाना विंड्स थी, जो कहाँ से आती हैं, जो इधर से आती है, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे पड़ता है हाई प्रेशर, और यहाँ बन जाता है लो प्रेशर। तो ये कंट्री ये आती है, और ये एकदम ओके हो जाती है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही होती है, ठीक है। तो ये अपना मॉइस्चर लूज करती हैं, और जब ये यहाँ पे मैदानी इलाकों में आती हैं, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन उसको ड्राई कर देती हैं, और फलस्वरूप धीरे धीरे यहाँ पे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, और कभी कोई चिंगारी मिली, कुछ छोटा सा कुछ इशू हुआ, तो आग फैल जाती है। तो पूरा कैलिफोर्निया का बहुत बड़ा रीजन आग में रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका में कुछ भी होता है तो इंपॉर्टेंट रहता ही है ना। इसके बारे में डिटेल्स है, आप चाहो तो इसको पॉज करके इस विंड के बारे में पढ़ सकते हो। ये विंड वैसे ही जीएस में इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चाहो तो इस विंड के बारे में डिटेल पढ़ सकते हो पॉज करके इसको। अब ये दुनिया का जो मैप है, जहाँ पे किस तरह मेजर विंड फ्लो होता है, ये जो पड़ता है इक्वेटर है आपका धरती, ये कोरियोलिस फोर्स के चक्कर में जो इस तरह की विंड्स है वो इस तरह जाती है, ये इस तरह जाती है। ये आपको छोटा आइडिया होना चाहिए, वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है, मैं यहाँ पढ़ाने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन मैं आपको बस छोटा समझा दे रहा हूँ। तो ये पड़ता है हाई प्रेशर जो लेटीट्यूड बोलते हैं इसको, ये भी हाई हाई प्रेशर लेटीट्यूड है। और ये है लो प्रेशर लेटीट्यूड। तो अभी यहाँ से जाती है हवा इधर, यहाँ से आती है हवा इधर, लेकिन अब कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से मुड़ती रहती है। इस टॉपिक को आप ज्योग्राफी में ढंग से पढ़ लेना। अब ये लोकल विंड्स है, छोटी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने डाल दी है। एक चिनूक इंपॉर्टेंट है, ये यूएस में पाई जाती है, चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर भी है इनके पास, इन्होंने इंडिया को दिया था। तो ये आपको याद आना चाहिए, चिनूक एक वार्म विंड है, गरम गरम हवा है। एक पोम्पेरो, ये पड़ती है साउथ अमेरिका के मिडिल रीजन में जब वो बहती है, और ये ठंडी हवा है। फोन पड़ती है, ये यूरोप में है, ये भी गर्म है। मिस्ट्रल, ये ठंडी है। बोरा ठंडी है। और सिरोको, शामेल, शिमुक, हरमट्टन, ये सब अफ्रीका की विंड्स हैं, जो कि बहुत गर्म विंड्स हैं, ठीक है। ब्रिक फिल्डर पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, और नॉर्वेस्टर पड़ती है न्यूजीलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिजार्ड है रशिया का, जो कि बहुत ठंडी हवा है, पूरा जमा देता है। अब भाई युंगटी कुटी वैली, युंगटी कुटी वैली, अब ये युंगटी कुटी वैली है कहाँ पे, ये जगह पड़ती है, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये जो जगह है ये इंडिया चाइना का बॉर्डर है, ये उत्तराखंड का लोकेशन है। और इस रीजन पे, काला पानी रीजन पे, ऑलरेडी इंडिया और एक कंट्री का डिस्प्यूट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इंडिया का काला पानी रीजन के लिए किससे डिस्प्यूट है। और ये युंगटी कुटी वैली यहाँ पर थी, इसके आगे सीधे अब जब अगर आगे निकलते हो आप, तो शुरू हो जाता है क्या, तिब्बत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये भूटिया कम्युनिटी मोस्टली पाई जाती है। भूटिया कम्युनिटी का ही एक सेक्शन है बयानीस, बयानसिस। तो ये लोग वहाँ पे पाए जाते हैं, ये लोग छोटे मोटे ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कुती यंगटी रिवर है जो फ्लो करती है, जिससे ये वैली बनती है। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये कहीं पूछ ले गलती से कि कुती यंगटी रिवर है जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आपको समझ में आएगा कि गलत है वो। माई कुंज सफारी पार्क, अब यह है कहाँ पे, वियतनाम में है। यहाँ पे क्या हुआ था, H5N1 बर्ड फ्लू फैल गया था कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे काफी लॉस ऑफ लाइफ, कॉर्निवोर्स काफी मर गए हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती है ना, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ती है, ये देख सकते हो आप, ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। ये ऊपर चाइना पड़ता है, ये कंबोडिया है, ये लाओस है, और यहाँ भी ये वियतनाम का ये लोकेशन है। और इसको आप थोड़ा देख सकते हो, ये रीजन इंपॉर्टेंट है चाइना का, यहाँ से ट्रेड चाइना या और कंट्री के पास होता है। नेक्स्ट कंट्री इज हैती। हैती क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हिस्पेनिया आइलैंड है, जो हिस्पेनियोला आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारा गैंग वायलेंस चल रहा है, कोई भी किसी को गोली मार दे रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। अभी हैती कहाँ पे, ये है, ठीक है। ये हैती है, इसका जो बॉर्डर से होता है, ये होता है डोमिनिकन रिपब्लिक से, इतना याद रखना है आपको। यहीं के जो माइग्रेंट्स थे वो जा रहे थे इससे घूम के वहाँ पे, पेरू से बोलीविया, जहाँ पे वो मर गए हैं वहाँ पे, क्योंकि बोलीविया में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वो लोग पास नहीं कर पा रहे। हिस्पिनियोला आइलैंड है, जहाँ पे ये सब बवाल चल रहा है, तो ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। हैती पड़ता कहाँ पे है, और ये साइड में क्यूबा है, जो ठीक है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसको ट्रम्प कहना चाह रहे हैं, गल्फ ऑफ अमेरिका नाम बदलना चाह रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत न्यूज़ में है। इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं। ये है अटलांटिक ओशन, और ये है पैसिफिक ओशन। बाकी जो इसके आसपास की कंट्री है, इनको आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया कहाँ पड़ता है, ये नॉर्थ मैसिडोनिया है। लैंडलॉक कंट्री है, आपको यूरोप में, आपको समझ आ गया नॉर्थ है कहाँ पे। पहले यूगोस्लाविया का पार्ट था, ये ईयू मेंबरशिप चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है इनको। अब है अगला कंट्री निकारागुआ। निकारागुआ कहाँ है, सेंट्रल अमेरिका में है।
सेंट्रल अमेरिका में है। और यहाँ पे बहुत टेंशन चल रही है किसके बीच में, गवर्नमेंट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बीच में चल रही है, क्योंकि कैथोलिक रेडियो स्टेशन बंद कर दिया गया था। अब आप ये सब न्यूज़ में शायद पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको लोकेशन पूछी जा सकती है। ये मैं बताया था मैंने आपको, डेरियन गैप पड़ता है। अब यहाँ पे बढ़ते बढ़ते ये पनामा पड़ती है, ये कोस्टारिका है, निकारागुआ पड़ता है, फिर एल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, ये कंट्री बेलीज, ये कंट्री होंडुरास। अब ये सब कंट्री धीरे धीरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डंकी रूट बनता है। डोनाल्ड ट्रम्प जिस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये कैरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। अब मुझे कोई स्टूडेंट ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा कि मेक्सिको को मैक्सिकन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्या मैक्सिको को मैक्सिकन लोग मैक्सिको ही बोलते हैं? अब मुझे लिख के बताओ ये बात। कोलंबिया। कोलंबिया इंपॉर्टेंट है, ये समझो डेरियन गैप यहाँ शुरू होता है तो उसके पहले जो कंट्री पड़ती है वो कोलंबिया है। कोलंबिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पहले लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट बने हैं, गुस्तावो पेट्रो, और ये न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ा जवाब भी दे दिया था। जब ये वहाँ पे इनके जो लोग हैं उनको जब डिपोर्ट किया जा रहा था मिलिट्री पेन से, तो इन्होंने जवाब दिया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा न्यूज में थे ये। और ये बहुत रिच और सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है ये। तो आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और ये पड़ता कहाँ पे? पैरागुए। पैरागुए लैंड लॉक कंट्री है, आपको याद रखना है। पैरागुए लैंड लॉक्ड है, उरुग्वे लैंड लॉक नहीं है। ये इसके साउथ अमेरिकन कंट्री है, लैंड लॉक्ड है। यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू अनवील किया गया अभी कुछ दिन पहले, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने गांधी जी का स्टैचू अनवील किया यहाँ पे। ये इंडियन आर्ट्स कल्चर एंड हेरिटेज का यहाँ पे काफी अपील है। ये जैसे इंडियन फूड फेस्टिवल है, इंटरनेशनल योगा डे है, ये सब चीज को काफी मतलब रिगरसली फॉलो करते हैं लोग। तो इसलिए ये थोड़ा हमारे कल्चरल रिलेशन यहाँ से बेटर हो रहे हैं अभी, एम्बेसी वगैरह एस्टेब्लिश करने की बात है। तो इसलिए अच्छा कंट्री है। अभी तक हमारी अर्जेंटीना की जो एम्बेसी है ब्यूनस आयर्स पे, वही यहाँ का देखती है, तो अभी चांसेस शायद यहाँ पे एम्बेसी एस्टेब्लिश होगी। बुर्किना फासो। बुर्किना फासो कहाँ पे कंट्री पड़ता है? ये जो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, कि गिनिया यहाँ पड़ती है, जहाँ पे आपको इशू चल रहा है कि माइन मिली आपको। तो उसी वेस्ट अफ्रीका में ही आप देखोगे, तो ये बीच में लैंडलॉक जगह है बुर्किना फासो। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल जगह है। आपको इसके थोड़े आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट पड़ता है, घाना पड़ता है, यहाँ टोबो पड़ता है, बेनिन पड़ता है, माली, नाइजर, ये कंट्री है इसके, जो मतलब इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड कू हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कू है, सब चीज़ें होती रहती हैं। तो बस आपको कंट्री कहाँ पड़ती है इसकी जानकारी हो तो काम चल जाता है आपका। वनुआतू। वनुआतू एक आइलैंड है। वनुआतू आइलैंड ये पड़ता है, पड़ता है पैसिफिक में। ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इससे आप जज लगाओ कि ये वनुआतू आइलैंड है। ठीक है, पैसिफिक में बहुत सारे आइलैंड पड़ते हैं, उन्हीं में से एक आइलैंड है। अब ये मेलेनेशियन आइलैंड है। मलेनेशिया माइक्रोनेशिया करके बांटा हुआ है इन आइलैंड्स को। और ये क्या दिक्कत है यहाँ पे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का रिस्क फेस कर रहे हैं यहाँ पे, जो सारे आइलैंड है सब क्लाइमेट चेंज का रिस्क फेस कर रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि कहीं और इनको जाने का मौका मिल जाए। देखो ये लोग ट्राई कर रहे हैं इस तरह का। गुआना। गुआना पड़ती कहाँ पे है? वहीं साउथ अमेरिका जाइए आप। ये वेनेजुएला, ये कोलंबिया बताया थोड़ी देर पहले, ये वेनेजुएला था, यहाँ पे साइड में पड़ती है। ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा भंडार है ऑयल का, इनके पास ही है। इनके बगल में ही ये कंट्री पड़ता है, गुयाना, ये बगल में है, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, अब ये फेमस क्यों है? सिग्निफिकेंट ऑयल डिस्कवरी यहाँ पे भी हो गई है, और यहाँ बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी वर्सेज ऑयल माइनिंग का इशू चलता ही रहता है यहाँ पे, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब रियूनियन आइलैंड है। रियूनियन आइलैंड कहाँ पड़ती है? रियूनियन यहाँ पड़ती है, ये हमारा प्यारा देश भारत है, और यहाँ पे पड़ता है रियूनियन आइलैंड। तो आपको मॉरिशस के साइड में ये रियूनियन है, और ये मेडागास्कर है ना, ये मेडागास्कर दिख रहा है आपको बड़े मैप में। यहाँ पे राइजिंग सी लेवल यहाँ का भी इशू है, क्लाइमेट चेंज का ये भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट है यहाँ पे। मतलब फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी बेसिकली कोई कंट्री नहीं है, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है। लोसोथो। लोसोथो एक कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है ना, लैंडलॉक किसी है, पूरे कंट्री के ही अंदर है। साउथ अफ्रीका है ये, साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है लोसोथो। ठीक है, इंडिया ने अभी यहाँ पे राइस भेजा था, फूड एज फूड एड प्रोग्राम, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया। जॉर्जिया कहाँ पड़ता है? यहाँ पे अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई थी। ठीक है, तो इसके साइड में पड़ता है जॉर्जिया। जॉर्जिया ओपन कहाँ होता है? ब्लैक सी में। जॉर्जिया का बॉर्डर पड़ता है रशिया से, अजरबैजान से, अर्मेनिया से, और टर्की से। कॉकेसस रीजन है इस रीजन को बोलते हैं। ये पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, अभी इसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया डब्ल्यूएचओ ने। इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्मेनियन और अजरबैजान की पीस ट्रीटी हो गई। ये अर्मेनिया, ये अजरबैजान है, ये अर्मेनिया है। अभी दोनों में लड़ाई चल रही थी, तो ये भी पीस ट्रीटी हो गई। लड़ाई क्यों चल रही थी इनकी? एक जगह पड़ती है नगोर्नो काराबाख, इस रीजन के प्रति लड़ाई थी, और इससे अभी इनका सेटलमेंट हो गया है। तो आपको इनके भी पता होने चाहिए कि ये रशिया पड़ता है, ठीक है, ये ईरान है, और ये कैस्पियन सी है। तो ये कहाँ कहाँ ओपन होते हैं और कौन सी जगह पड़ती है इनकी? बारबाडोस। बारबाडोस कहाँ पड़ता है? बारबाडोस है वेस्ट इंडीज का पार्ट, है ना। वेस्ट इंडीज में बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो बारबाडोस से आते हैं। तो ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, ये बारबाडोस है, ठीक है आप। और ये है साउथ अमेरिका का जो बॉर्डर है। अब हैती में वायलेंस चला है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पड़ता है बारबाडोस। ठीक है, यहाँ पे इनका इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशन है। इन्होंने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए है कहाँ पे ये। ये है नौरू आइलैंड। नौरू आइलैंड एक बहुत छोटा सा आइलैंड है। ये लोग सिटीजनशिप सेल कर रहे हैं ताकि ये लोग अपने रिलोकेशन को फाइनेंस कर पाए, क्योंकि यहाँ पर सी लेवल बढ़ रहा है। और ये कहाँ पड़ता है? ये है नौरू। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ये वनुआतू आइलैंड के बारे में थोड़ी देर पहले बात हुई थी। तो ये है नौरू। यहाँ के जो आइलैंड्स हैं ये बहुत क्लाइमेट चेंज का रिस्क फेस कर रहे हैं, तो इनके यहाँ वो सी वाटर राइज हो रहा है, तो इनको इशू फेस हो रहा है। अगला कंट्री फिलीपींस। फिलीपींस में क्या है? फॉर्मर प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे हैं, इनको इनके क्राइम्स के लिए
वॉर ऑन ड्रग्स पे जो क्राइम किया इन्होंने, लोगों को मारा बहुत ज्यादा, उस पे इनको जेल हो गई है, ठीक है। तो अब ये फिलीपींस पड़ता है यहाँ पे, ये है हमारा वियतनाम, ये है चाइना इस रीजन के बिग ब्रदर, ये है ताइवान और ये है ब्रुनेई। तो आपको ये आइडिया आप होना चाहिए कि ये पड़ता कहाँ पे है। और इनका, इन सारे कंट्रीज का चाइना से कुछ छोटा छोटा डिस्प्यूट है, तो इसलिए न्यूज़ में बने ही रहते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मालदोवा, मालदोवा कहाँ पड़ती है? मालदोवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन के बगल में, यूक्रेन में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यूक्रेन बहुत न्यूज़ में है। ये मालदोवा है, ये लैंडलॉक कंट्री है, रोमानिया और यूक्रेन के बीच में पड़ता है, ठीक है। इनकी एम्बेसी अभी न्यू दिल्ली में खुली है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है जगह। नामीबिया, नामीबिया कहाँ है? ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न रीजन पे पड़ती है नामीबिया। ये जगह हाथियों के लिए फेमस है। अफ्रीका का सेकंड डायरेक्टली इलेक्टेड फीमेल हेड ऑफ स्टेट बना है, यहाँ बनी है यहाँ पे। इनकी नांदी नदी वाह, इन इलेक्शन जीता इन्होंने। ये पूरे अफ्रीका की सेकंड है जो डायरेक्टली इलेक्ट हुई है, हेड ऑफ स्टेट बनी है। सूरीनाम, अगेन गिनी की बात हुई थी, गिनिया की बात हुई थी, वेनेजुएला गिनी की बात, तो उसी बगल में पड़ता है सूरीनाम। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने यहाँ इनको मशीनरी गिफ्ट करी है ताकि इनकी फूड इंडस्ट्री है जो वो ग्रो कर पाए। यमन, यमन तो न्यूज में ही है, यमन और डोनाल्ड ट्रम्प का क्या रिश्ता है या सबको आइडिया है, उनके जो चैट लीक हुए थे, अभी किसी जर्नलिस्ट को उन्होंने ग्रुप में ऐड कर दिया था। तो इस तरह के काम यूएस प्रेसिडेंट भी करता है, मतलब दुनिया हैरान है। तो आप उससे न्यूज में काफी फनी सा इंसिडेंट हो गया है कि यमन में क्या होता है, हूती रिबल्स हैं। हूती रिबल्स पे अमेरिका, क्योंकि ये यहाँ पे अमेरिका को टारगेट करते हैं, ये हूती रिबल्स लड़ किसके रहे हैं? सऊदी अरेबिया लेड कोalition के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो ये लोग अमेरिकन शिप्स को टारगेट करते हैं, इसलिए अमेरिका इन पे थोड़ा इंटरेस्टेड रहता है, अमेरिका इन पे एयर स्ट्राइक कर रहा है हूती रिबल्स पे, तो इसलिए यमन रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप याद रखो, ये जिबूती है, ये छोटा सा जो कंट्री है जिबूती है, ये सोमालिया है, ठीक है, वही समुद्री तट जहाँ पाए जाते हैं मोस्टली, ये इरिट्रिया है, ये रेड सी है, और ये सऊदी अरेबिया है। इनकी सऊदी अरेबिया लेड कोalition से ही इनकी अपने कंट्री से, हूती रिबल्स की अपने देश की सरकार से लड़ाई चल रही है। ये ओमान से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज, जिसको भी मैप की बारीक नजर होगी ना वो लिख के बताएगा कि ये कौन सी चीज है जिसको पार्ट ऑफ यमन लिखा हुआ है। ये कोई आइलैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है, बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, जगह पड़ती है, सॉरी यमन का पार्ट ही है। इसको आप मुझे लिख के बताओगे कमेंट्स में कि इसका नाम क्या है, ये कौन सा आइलैंड है, ठीक है। जिनसे भी मैप की अच्छी जानकारी होगी वही ये बता पाएगा, आई कैन बिलीव। जिबूती, जिबूती कहाँ पड़ती है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जिबूती ये कंट्री है, यहाँ पे माइग्रेंट फेस कर रहे हैं इशू, बोट वोट सेंक हो जाती है, इसके लिए ये सब जो चीजें पूछी जाती है, इनसे कोई यूपीएससी का संबंध नहीं है, यूपीएससी पूछता नहीं, बस इसके लिए न्यूज में बन जाती है चीज, इसलिए पूछा जा सकता है यहाँ पे कि जिबूती पड़ता कहाँ पे है। जिबूती यहाँ पड़ता है, और ये है बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। ये एक बहुत छोटा सा चौक पॉइंट है जहाँ से जो भी शिप जाते हैं जो सुएज कैनाल के थ्रू, वो इस रूट से पास होते हैं। तो ये एक छोटा सा चौक पॉइंट है बाबल मंदिर, तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। अगला कंट्री जापान, जापान का तो कुछ इंपॉर्टेंट सबको पता है कहाँ पे है, जापान ईस्ट में पड़ता है। इवाते प्रीफेक्चर, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी आग लगी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इवाते प्रीफेक्चर, ये जगह पड़ती है इवाते प्रीफेक्चर है कहाँ पे, बस आपको इतना बताओ जापान में कहाँ पे है, इससे कोई खास आएगा नहीं। जाम्बिया, जाम्बिया में क्या है, कॉपर एंड कोबाल्ट की जो एक्सप्लोरेशन है, माइंस है, वो इंडिया ने अभी यहाँ ठेका गेन किया है। तो ईवी बैटरीज के लिए बड़ा काम आने वाला है, अब ईवी तो दुनिया का फ्यूचर है, एवरीवन नोज इट। तो जाम्बिया यहाँ पड़ती है, ये है जाम्बिया, ठीक है। अब ये है लेक टंगानाइका, तंजानिया बगल में पड़ती है इसके। डीआरसी कांगो यहाँ पड़ती है, अंगोला यहाँ पड़ता है, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ये कंट्री इसके बॉर्डर में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो लेक्स हैं, ये लेक्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो लेक्स पे थोड़ी जानकारी आप इकट्ठा कर लेना। ये अफ्रीका में बहुत सारी लेक्स हैं, तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली में मोस्टली पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लोसोथो एक कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है और जिसको इंडिया ने क्या एड भेजी है। इसी तरह एक कंट्री है स्वातिनी, स्वातिनी ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री। माउंटेन्स एंड वोल्केनोज हैं, ये न्यूज में रहे हैं, वो आपको कवर कराने जा रहा हूँ। सो अब शुरू करते हैं। माउंटेन एंड वोल्केनोज जो है न्यूज में रहे हैं, पारसनाथ हिल एंड सितुंजय हिल, पर दोनों क्या है, जैन टेम्पल है, दोनों जैन्स के लिए सीक्रेट है। पारसनाथ हिल पे पारसनाथ सुन के आपको समझ में आ रहा होगा शायद, ये जैन है की लोकेशन है झारखंड में, ये पुराना मैप लगा हुआ है। और जो सत्युंजय हिल्स की लोकेशन है दैट इज इन गुजरात। सत्युंजय थोड़ा वैसा है, अब यूपीएससी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्युंजय हिल्स मोस्टली सीन इन न्यूज इज समथिंग, और चार ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से एक ऑप्शन होगा कि सेक्रेट प्लेसेस फॉर जैन। देन सिगूर प्लेटू, सिगूर प्लेटू कहाँ पे है? ये जगह पड़ती है। नीलगिरी समझते हो आप, नीलगिरी कहाँ पे है? ये केरला है, ये हो गया तमिलनाडु, और इसके ऊपर हो गया कर्नाटका, जगह पे है सिगूर प्लेटू। और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसका पार्ट है। यूनेस्को का एक प्लान चलता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट, तो उसका पार्ट है, उस नेटवर्क का पार्ट है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे सिगूर प्लेटू है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एलिफेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ ही सकते हो कि देश में सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पे हैं, लगभग 6,000 एलिफेंट हैं कर्नाटका में, ठीक है। लगभग लगभग 3500 से 4,000 एलिफेंट हैं केरला में, और शायद शायद सेकंड नंबर पे आसाम आता है।
तो आप समझ सकते हो जब दोनों स्टेट के इंटरसेक्शन पे है तो यहाँ पे एलिफेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। एलिफेंट यूपीएससी का फेवरेट एनिमल है, ध्यान रखना। तो इसलिए इसको याद रखना है आपको। अब ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क वगैरह पड़ते हैं। ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इस पूरे एरिया की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क है ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। थोड़ा थोड़ा बस जानकारी रखो, कौन सा किसके पास है, कौन सा किससे किस राइट में लेफ्ट में, थोड़ा बहुत जानकारी रखो। बांदीपुर नेशनल पार्क ये टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है। मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया। देन मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये किसके लिए फेमस है, ये मेरे को आप लिख के बताओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है जो इसी रीजन में पाया जाता है और यहाँ का एंडेमिक है। देन बिलीगिरिंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कौन सी सेंचुरी किस साइड है। और एक यूपीएससी में 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया था कि कौन सी वो जगह है जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलाती है। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट और दिस आपका ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे मिल रहा है नीलगिरी में। ओ वैली भी नीलगिरी का ही पार्ट है, समझिए आप। तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक के बॉर्डर पे है। इंपॉर्टेंट किसके लिए, टी एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए एंड कार्डमम प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक संथाना मलाई करके एक टेम्पल है। इसको बोला जाता है सैंडलवुड हिल। यहाँ पे लॉर्ड मुरुगन का टेम्पल है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना इसको। कुमायूं हिमालय क्या है, हिमालय को 4 पार्ट में बांटा हुआ है। ये जो हिमालय का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ को इसको पार्ट को बोला जाता है पंजाब हिमालय। फिर ये जो पार्ट आता है इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। फिर ये है नेपाल हिमालय और यहाँ से शुरू हो जाता है असम हिमालय। ठीक है, ये पंजाब, कुमायूं, नेपाल एंड असम। तो कुमायूं हिमालय फेमस है क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोजेक्ट बन रहा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के चक्कर में बंद कर दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये हिमालय का जो सब डिवीजन है ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इंडस नदी जो है वो ऐसे जाके निकलती है, सतलज यहाँ से जाके निकलती है, ब्यास यहाँ से जाके सतलज में मिलती है, फिर यमुना, गंगा, काली, घाघरा और ये तीस्ता आती है, जिसपे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बीच में विवाद है तीस्ता नदी पे। तो आप मुझे लिख के बताओगे कमेंट्स में कि किस कंट्री से इंडिया का विवाद है तीस्ता नदी पे। अगली है अन्नपूर्णा रेंज। अन्नपूर्णा रेंज इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि अन्नपूर्णा रेंज को फर्स्ट इंडियन है जिसने क्लाइम किया है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये है कहाँ पे, ये है इस जगह पे, नेपाल में, इस जगह पे जहाँ पे माउंट एवरेस्ट वगैरह बाकी सारी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस यही पाई जाती हैं। और ये बहुत टफ है अन्नपूर्णा रेंज को चढ़ना। उसको बोला जाता है किलर माउंटेन, समझ रहे हो, इतना टफ है ये। तो इसलिए ये बड़ी न्यूज है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ये शायद दुनिया की टॉप 10 सबसे ऊंची पहाड़ियों में आती है और ये बहुत टफ है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा टफ है इस पे चढ़ना। तो आप समझ सकते हो, इसको याद रखना। पीर पंजाल रेंज कहाँ पे, ये है पीर पंजाल रेंज। ये है आपकी लद्दाख रेंज, जांस्कर हो गया, देन धौलाधार रेंज हो गया, शिवालिक हो गया, और ये फिर ग्रेटर हिमालय रेंज है, ये बीच वाली, जिसमें ये माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा वगैरह सब पाई जाती हैं। अब ये इस पे 4-5 साल पहले इसको अरेंज करने के लिए पूछ लिया था कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, जांस्कर, लद्दाख और ये सब धौलाधार और शिवालिक वगैरह को। तो इसको याद रखना है आपको। और पीर पंजाल फेमस क्यों है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की ब्रिगेड कमांडर लेवल बैठक हुई है पीर पंजाल वैली पे। किस डिस्ट्रिक्ट में, पूंछ डिस्ट्रिक्ट में। पीर पंजाल रेंज एक चीज के लिए और फेमस है, बनिहाल काजीगुंड रेलवे का जो टनल है वो काफी फेमस टनल है, शायद इसे जवाहर टनल बोलते हैं। अब माउंट फेंटाले कहाँ पे, इथियोपिया में। अब ये क्या कर रहा है, ये लार्ज मीथेन के जो प्लूम्स है वो निकल रहे हैं यहाँ से, तो इससे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। क्यों इंपैक्ट है, क्योंकि आप समझते हो ना ये क्या है, ये है ग्रीन हाउस गैस। इसका कि ग्रीन हाउस पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कार्बन से बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर बहुत सारा मीथेन निकलेगा एटमॉस्फेयर पे तो हीट ट्रैप होने का खतरा है और इससे क्लाइमेट चेंज का दिक्कत है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये है इथियोपिया, अफ्रीका है ये, समझ रहे हो ना आप, ये अफ्रीका का मैप है। और इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है, इसका कोई भी हिस्सा रेड सी में नहीं खुलता है, किसी और सी में नहीं खुलता। आसपास के कंट्रीज आपको थोड़े देख लेने हैं। ये साउथ सूडान है, ये सूडान है, ये होगा इरिट्रिया। यहाँ पे मिलेगा आपको जिबूती करके लिखा जाता है, जिबूती है। आगे चलते हैं, सिवेलेच वोल्केनो कहाँ पे है, रशिया में। ये बहुत दिन बाद फटा है, लेकिन बहुत 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। अभी है कहाँ पे, रशिया के कामचटका पेनिनसुला में। कामचटका, ये देखो आप, सिवेलेच वोल्केनो है। अब कामचटका पेनिनसुला कहाँ है, अब इसमें देखो, ये है कामचटका पेनिनसुला। ठीक है, और ये आइलैंड्स हैं कुछ, और ये है जापान। तो आप लोकेशन समझ रहे हो ना, कामचटका पेनिनसुला कहाँ पे है, जहाँ पे ये सिवेलेच वोल्केनो है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इसमें काफी भूकंप आ गया था यहाँ पे। देन अब इटली का बारी है, इटली में काफी बड़े बड़े वोल्केनो पाए जाते हैं। तो माउंट एटना हो गया, देन क्लेम्पी फ्रेई, तो इटली में है दोनों। अब ये यूरोप का टालेस्ट और मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है माउंट एटना। अब रिसेंटली इससे इरप्शन हुआ था, जब इरप्शन हुआ था तो काफी सारी धूल और गैस का गुब्बार फैल गया था, तो फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, एयर ट्रेवल में बहुत इंपैक्ट पड़ा था। अब इसमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स। ये क्या है, ये वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स है। ये इसे देखेंगे तो साइंटिस्ट का इसमें काफी इंटरेस्ट आया कि क्यों बन रही है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग से कौन सा वोल्केनो इंपैक्ट कर रहा है। अलग है कैंपी फ्लेग्रेई, ये भी इटली में पाया जाता है, और यहाँ पे अभी फटा था तो पावरफुल अर्थक्वेक आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इनकी लोकेशन देखो आप, ये है वेसुवियस, इंपॉर्टेंट है वोल्केनो, इटली का ही, ये इटली का मैप है।
ये है क्लेपी फ्लेगरेई, कैंपी फ्लेगरेई, ये है स्ट्रम्बोली। देन यहाँ पे मिलेगा आपको माउंट एटला, ये सिसिली आइलैंड है, इसको बोलते हैं सिसिली आइलैंड। सिसिली आइलैंड में माउंट एटना, ठीक है, जिसकी भी बात कर रहे थे हम लोग। अब आप मुझे लिख के बताओगे कि किस वोल्केनो को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाता है। देन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या है, यहाँ पे बहुत सारा वोल्केनो पाया जाता है। रीजन क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स जिन्होंने पढ़ी उनको आइडिया है कि यहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज आपस में टकरा रही हैं। ताइवान में बहुत बड़ा वैश्विक भूकंप आया था। ताइवान कहाँ पड़ता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। तो आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ये यहाँ से शुरू होता है। अभी कुछ कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा वोल्केनो आया था, फटा था 2 साल पहले, है ना, बहुत बड़ी सुनामी बनी थी हुंगा टोंगा कंट्री में। तो ये हो गया, और ये इंडोनेशिया के बड़े बड़े वोल्केनो हो गए। फिर ये हो गया फिलीपींस वगैरह, और ऐसे जाके ये इस एरिया को पूरे बोले, यहाँ पे खूब सारे वोल्केनोज हैं। यहाँ पे ये भूकंप आता रहता है, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अबे बीच में देखोगे आप जो वोल्केनो पाए जा रहे हैं, माउंट लुआ वोल्केनो है, इसको आप याद रखो, आगे इसका आगे चिक रहेगा माउंट लुआ का। अब एक लुआ वोल्केनो है, हाँ, इसके ये भी देखो, ये बीच में पाया जा रहा था। तो क्लिवा वोल्केनो ये हवाई में पाया जाता है, और वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। अभी रिसेंटली इसने वाटर वेपर CO2 एंड SO2 निकाली थी। और वाटर वेपर भी आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, तो इसलिए काफी कंसर्न है इससे कि बहुत सारा वाटर वेपर बाहर निकल रहा है इससे। 300 फीट तक के बड़े बड़े जो इसका इरप्शन होता है, कि धरती से आप देखोगे तो 300 फीट निकल रहा है इसका लावा। अब सोचो कितना ऊपर जा रहा है। लोकेशन कहाँ है, ये लोकेशन है, ये है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड किसके एडमिनिस्ट्रेशन में है, हवाई आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन करता है USA। अब इसी में एक दूसरा छोटा सा वोल्केनो था, मैंने बताया था माउना लुआ, साथ में किलियुआ के पास में। अभी लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का, जो हवाई में लोकेटेड है। अब यहाँ पे पोटेंशियल इरप्शन की अभी कुछ दिन पहले वार्निंग आई थी कि ये इरप्ट हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये भी US में है, हवाई आइलैंड पे। अगला है US का ही वोल्केनो माउंट एडम्स। माउंट एडम्स कहाँ पे, ये वॉशिंगटन स्टेट पड़ता है US का कोने में। वॉशिंगटन नहीं, वॉशिंगटन की DC राजधानी अलग है, वॉशिंगटन एक स्टेट है जो वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है USA के। तो ये पैसिफिक ओशन है, इधर ये जो भरा हुआ है, तो इधर पड़ता है। अब ये क्या है, रिसेंटली जो इसमें सिस्मिक एक्टिविटी देखी गई है, तो कंसर्न हो रहा है कि इरप्ट हो सकता है, तो इसमें टेंशन है आसपास के लोगों में। अब आते हैं इंडोनेशिया के बड़े बड़े वोल्केनोज पे। माउंट रुआंग इंडोनेशिया का है, अभी कुछ दिन पहले इरप्ट हुआ था, तो माइल्स तक ऊपर इसमें गई थी, और सुनामी का खतरा बढ़ गया है। देन है माउंट डुकोनो, आपको बस नाम याद रखने हैं, और जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते जाना है, बस आपके सबकॉन्शियस माइंड पे फीड हो जाएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कहीं ना कहीं से कर ले जाओगे। अब एक्टिव स्टेटो वोल्केनो है, इंडोनेशिया पे ही रिसेंटली इरप्ट हुआ था। इनकी लोकेशन मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। एक सेमेरू आइलैंड है, ये भी सेम है, इंडोनेशिया में ही है। जावा आइलैंड वगैरह नहीं याद रखना आपको, बस ये याद रखो कि इंडोनेशिया में ही है। ये भी पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, अब इंडोनेशिया के सारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है। माउंट इबू ये भी इंडोनेशिया में है, अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था। ऐश एंड पर्पल लाइटनिंग भी थी स्काई पे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ही एक्टिव वोल्केनो है, अभी कम से कम 1000 बार हुआ है। जनवरी 2025 से, मतलब 2-3 महीने में कम से कम 1000 बार इरप्ट हो चुका है ये, मतलब हर दिन 2 4 5 बार इरप्ट हो रहा है ये। अब इनकी लोकेशन देखो, जो बड़े बड़े वोल्केनो हैं, पूरी ये इंडोनेशिया का मैप है आप देखो। तो इसमें जो बड़े बड़े वोल्केनो है, एक करकटाओ ये इंपॉर्टेंट वोल्केनो है। देन आपका सेमारू अभी हमने पढ़ा, रुआंग अभी हमने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट वोल्केनो है। इसके अलावा इबू पढ़ा अभी हमने, डुकोनो पढ़ा अभी हमने, रुआंग पढ़ा अभी हमने, ये इंपॉर्टेंट वोल्केनो। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है माउंट मेरापी। मेरापी बहुत इंपॉर्टेंट वोल्केनो है, ये आपको पता होना चाहिए, सब इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। देन है माउंट तारानाकी। माउंट तारानाकी कहाँ पे, अभी देखो कितना बढ़िया है, इसको बोला जाता है दुनिया का सबसे सिमेट्रिकल माउंटेन। ये तो उसकी वाटर में इमेज है, कितना सिमेट्रिकल प्यारा सा माउंटेन है। अब ये क्या है, सेक्रेड है माओरी टाइप के लिए। अभी इसको कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड ने ह्यूमन स्टेटस दिया है, मतलब किसी चीज की इतनी कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि इसको ह्यूमन स्टेटस दिया गया है, कि अगर इसके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पॉल्यूशन करते हो, तो इसके राइट इन्फ्रिंज होते हैं, तो आप पे केस हो सकता है। इस तरह का जब ह्यूमन स्टेटस किसी को मिलता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को, तो उसका मतलब लगभग ये होता है। अब ये अपनी सिमेट्री के लिए फेमस है, और ये माओरी लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। अब आप मुझे बताओगे कि माओरी लोग कौन सा डांस करते हैं, ठीक है, रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है, और पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत उसके बारे में, तो आपको आइडिया होना चाहिए। न्यूजीलैंड में पड़ता है ये, तो आप लिख के बताओगे, कमेंट्स करना है इसके बारे में। तो हुंगा टोंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात करी थी, यहाँ पे पड़ता है हुंगा टोंगा, ये न्यूजीलैंड है। अभी ये कुछ 2 साल पहले फटा था, बहुत बड़ी तगड़ी सुनामी आ गई थी जब फटा था। तो अभी एक स्टडी है जो रिवील करी है, एक स्टडी ने रिवील किया है, ये जो इरप्शन था, ये कम से कम 1 डिकेड तक जो इसका इम्पैक्ट रह सकता है ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स पे, इस वोल्केनो के फटने का। लास्ट है इस पे माउंट इरेबस। माउंट इरेबस कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ये सदर्न मोस्ट वोल्केनो माना जाता है अर्थ का। यहाँ पे एक एक्टिव लावा लेक भी है यहाँ पे। ये ओनली 2 एक्टिव वोल्केनोज हैं जो आपको अंटार्कटिका आइलैंड में पाए जाते हैं। अनदर वन इज डिसेप्शन आइलैंड, पर आपको याद देखना, बस नाम सुन लो, डिसेप्शन आइलैंड है एक, और दूसरा है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस में अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है माइक्रोबियल इकोसिस्टम पाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ बहुत ठंड
है तो जहाँ ठंड में थोड़ी गर्मी मिल गई तो टेम्परेचर है वो बेटर हो गया, तो वहाँ पे माइक्रोबियल इकोसिस्टम पाया गया है सबटेरेनियन आइस कवर्स के अंदर नीचे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये गोल्ड डस्ट इमिट कर रहा था जिसकी वैल्यू है $6,000। ये मैंने 2014 से 24 तक के क्वेश्चन कंपाइल किए हैं रिवर्स टॉपिक पे, सीज एंड ओशियंस पे, लेक्स पे, मतलब कुल मिला के वाटर बॉडीज पे। और आप देखोगे कितने क्वेश्चन आए, मतलब आप गिनते गिनते थक जाओगे, यूपीएससी पूछ ही नहीं थक रहा है। 2014, 15 में आया था ये, 16, 17, मतलब इतने क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि आप देखते देखते थक जाओगे। ये मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे बाद में, तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार देख के पढ़ लेना और देखना कि ये कैसे मैपिंग से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन के, नहीं हो पा रहे हैं। ये रिवर्स पे हैं, ये अगले टॉपिक हैं लेग्स पे। अब लेग्स पे भी कितने क्वेश्चन आए वो भी आप गिनते जाओ, मैं अभी लास्ट में आपको नंबर बताऊंगा फाइनली। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आप फाइनली देख लेना, पूरे टॉपिक पे जो क्वेश्चन हैं टोटल ओवरऑल आए हैं 21 आए हैं रिवर्स पे, 9 आए हैं लेग्स पे, और 8 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में सीज एंड ओशियंस पे, कि उनके आसपास कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रिवर के बारे में कुछ और चीज पूछ ली हो कि रिवर कैसे फॉर्म करती है, क्या बनाती है, नहीं, रिवर के मैपिंग से जो सॉल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चन है सिर्फ ये। तो ये जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जहाँ पे आपको देख लेना जाए। जो पहला टॉपिक है दैट इज तमिराबरनी रिवर। तमिराबरनी रिवर कहाँ है, ये ओनली पेरिनियल रिवर है तमिलनाडु की, बस आपको मेजर फैक्ट याद होना चाहिए, ये तमिलनाडु की रिवर है। अगर आपको थोड़ा सा ये याद रह जाए कि वेस्टर्न घाट से निकलती है तो और बेटर है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शॉर्टेस्ट रिवर है तमिलनाडु की, और इस रिवर का मेंशन है संगमिरा लिटरेचर में। अब तो मतलब इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। तमिराबरनी जो सिविलाइजेशन है ये एटलीस्ट 3200 साल पुरानी है, आप समझ सकते हो ये कितनी साल पुरानी है। और ये पड़ती कहाँ है, ये तमिलनाडु का कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको, ये रिवर पड़ती है ताम्रपर्णी या ताम्रबरनी कैसे करके नाम आते हैं अलग अलग, ये वो रिवर है। और ये कावेरी है, ठीक है, कावेरी जो लाइफ लाइन है ऑलमोस्ट तमिलनाडु की। आगे टॉपिक पे चलते हैं, महानदी। महानदी क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया में। बाकी दो कौन से हैं, गोदावरी है, कृष्णा है। अब ये सपोर्ट करती है वेरियस डैम्स एंड अर्बन सेंटर्स को। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि महानदी पे सबसे फेमस डैम कौन सा है। ये चीजें कमेंट सेक्शन में जब मैं लिखने को बोलता हूँ तो आप लिखते रहोगे तो एक्टिव लर्निंग होती है। जब आप एक्टिव लर्निंग करोगे तो आपको ये रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी ट्रिब्यूटरी एक बार देख सकते हो आप, देवनाथ हो गई, हसदेव हो गई, मांड हो गई, ईब हो गई, ओंग हो गई, जोंक हो गई, तेल हो गई, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है। सुकापेका, सुकापेका महानदी से रिलेटेड है, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। यहाँ तक महानदी बह के आ रही है वापस, ये कटक पड़ता है और यहाँ से निकल जाती है, ये जो जा रही है ये बेसिकली होगी सुकापेका। तो ये क्या थी, ये बहुत पहले बहना बंद हो चुकी थी क्योंकि पानी ही नहीं था इतना। ये अटयारपुर विलेज पड़ता है इस जगह पे, ठीक है, वहां से निकल के अलग होती है। 70 साल पहले बहना बंद हो गई थी, लेकिन अभी एनजीटी ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं, तो एक उड़ीसा गवर्नमेंट प्लान चला रही है ताकि ये रिवर का बहना दोबारा से स्टार्ट किया जा सके, तो रिजनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं सुकापेका रिवर की। और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी की, इतना याद रखना है बस आपको। बराक रिवर, बराक रिवर नाम सबने सुना होगा, यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे ड्रेजिंग चल रही है, ड्रेजिंग का एरिया कौन सा है, भरतपुर से बागा, यहाँ तक ड्रेजिंग होगी। ये नदी बहती कहाँ से है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, और उसके बाद इंटर करती है बांग्लादेश में, और वहां मेघना से मिल जाती है। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र के बाद, समझ रहे हो, माइटी ब्रह्मपुत्र। और इसका जो अपर पार्ट है वो नेविगेबल है, और जो पार्ट है नेशनल वाटरवे 6 का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये आ रही है बराक रिवर, ठीक है, और ये आ रही है ब्रह्मपुत्र जिसको यहाँ जमुना बोलते हैं, ये गंगा आ रही है जिसको मेघना कहते हैं, और इसमें जाके यहाँ पे मिल जाएगी जाके, और बाद में जाके ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। ये एक और मैप है उसका, ये निकल के आ रही है जो मणिपुर से होके ऐसे होते हुए ये सब मिलते मिलते फिर ऐसे जाएगी, ठीक है, ये इसका रूट है, तो आप ध्यान रखो। ब्रह्मपुत्र पे बात करें बिना तो ये वीडियो खत्म ही नहीं हो पा सकता। ब्रह्मपुत्र पे हुआ क्या है, एक बहुत लार्ज डैम है जो थ्री गॉर्जेस डैम से भी बड़ा डैम है जो चाइना बनाने जा रहा है यहाँ पे, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इंडिया के लिए ही नहीं, एक्चुअली ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ऐसा बोला जाता है कि जो पिछला डैम था थ्री गॉर्जेस डैम, उससे धरती के घूमने की जो स्पीड है वो कुछ मिली सेकंड्स में कम हो गई थी। तो आप समझो ये कितना बड़ा डैम है तो कितनी कम हो जाएगी। दूसरा, ये रीजन बहुत सिस्मिक एक्टिव रीजन है, हिमालय है। हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन में सिस्मिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, मतलब भूकंप आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऐसी जगह में अगर इतना बड़ा डैम बनाया जाएगा तो ये डाउन स्ट्रीम, या जैसे हमारा डाउन स्ट्रीम पड़ता है इंडिया, तो वहाँ की जगहों के लिए बहुत खतरा है। तो ये एक और प्रॉब्लम है। अब थोड़ा ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लो, ये एक ट्रांसबाउंडरी रिवर है, हाँ, ठीक है, वहां से घूम के आती है, कैलाश रेंज से निकलती है। ये कौन सा ग्लेशियर है ये याद रखो आप, ये अंगसी ग्लेशियर है जिससे निकलती है। पहले सोचा जाता था चिमांगयुंग ग्लेशियर है, ये गलत है, ये पहले माना जाता था पर ये सही नहीं है, सही है अंगासी ग्लेशियर से निकलती है ये। और इसको ब्रह्मपुत्र या लुइट बोला जाता है असमीज में, यार्लुंग शार्पो बोला जाता है तिब्बत में, और जमुना कहते हैं बंगाल में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, मेघना रिवर, जमुना रिवर, ये 9th लार्जेस्ट रिवर दुनिया की क्वांटिटी ऑफ वाटर के मामले में, ठीक है, डिस्चार्ज के मामले में, और 15वीं लार्जेस्ट है लंबाई के मामले में। ये एक ब्रेडेड रिवर है, ब्रेडेड रिवर समझते हो ना, जैसे घूमकर जैसे बहती रहती है, ये ब्रेडेड रिवर है। तो इसका चैनल है वो माइग्रेशन और एवल्जन का बहुत प्रोन है, होता ही रहता है, और ये नेविगेबल है। इंडिया वाले पार्ट में, मोस्ट ऑफ द पार्ट में बहुत सारा पानी होता है इसमें। इसके इसके कंपेरिजन में आप गंगा नदी देखोगे, यू विल सी कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, स्टार्क डिफरेंस है। ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा ही पानी है। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल के आती है अंगासी ग्लेशियर से, यहाँ पे आके ये एक शार्प हेयर पिन बेंड बनाती है और फिर इंडिया में इंटर करती है, और ये कर करके यहाँ से आके फिर ये बांग्लादेश में इंटर करती है, यहाँ पे जाके गंगा से मिलती है और जाके यहाँ बे ऑफ बंगाल में ट्रेन हो जाती है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी भी याद रखनी है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखो। राइट बैंक में कौन सी पड़ती है, दिबांग, लोहित, सुवनसिरी, कामेंग, यह तीसरा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यह शंकोस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मानस, मानस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, वी ऑल नो। सुवनसिरी ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ लेना। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थोड़ी देर पहले मैंने बताया, धनसिरी, सुवनसिरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बात हुई अभी सियांग, दिबांग,
सुबनसिरी, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। भरतपुजा रिवर ये कहाँ पे? केरला में। ये हुआ क्या था, 4 लोग डूब गए थे तो इसलिए न्यूज में है। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है केरला में, किसके बाद? पेरियार के बाद। सबसे बड़ी है पेरियार, इसको बोला था नाइल ऑफ केरला। सोच लो कितनी इंपॉर्टेंट है नाइल। इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कौन से कंट्री के लिए? इजिप्ट के लिए और आसपास के कंट्रीज के लिए। तो उससे उतनी ही इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है इसको, भरतपुरा रिवर को। ये अन्नामलाई हिल्स है जो तमिलनाडु में, वहां से निकलती है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, पलक्कड़ गैप से निकल के आती है। और यहाँ पे मामलपुरा डैम करके बनाया हुआ है। ये केरला का मैप है, ये है भारतपुरा रिवर। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोमती रिवर, गोमती रिवर कहाँ पे? मोस्टली सबको पता है, लखनऊ गोमती रिवर से एसोसिएटेड है। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी क्या कर रही है यहाँ पे? रिजनरेट कर रही है गोमती रिवर को। और गोमती नगर रिवर पे एक नई न्यूज और है, ये क्रूज सर्विस स्टार्ट की जा रही है। ये ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की और ओरिजिनेट होती है कहाँ? माधव टांडा, ये कहाँ पड़ता है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, वहां से निकलती है। इसको गोमत ताल भी बोलते हैं। और ये गोमती रिवर है, एक अलग गुमटी रिवर है। गुमटी, गुमटी रिवर कहाँ पड़ती है? त्रिपुरा में। तो ये ध्यान रखना है, गुमटी और गोमती दो अलग अलग रिवर्स है। और ये इसका मैप पे लोकेशन है, ये यहाँ से निकल रही है और ऐसे लखनऊ होते हुए फिर यहाँ जाके मिल जाती है गंगा में ही। ये गंगा का रिवर सिस्टम है, एक बार आप रुक के जरूर देखना कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। इस तरह के टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी में। अगले पे चलते हैं, बागमती रिवर। बागमती रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। कौन सा सिटी पड़ता है इसके किनारे? पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू, ये इसके किनारे पड़ता है। और ये नेपाल से निकल के बिहार के मुजफ्फरपुर वगैरह में आती है, यहाँ पे फ्लडिंग करती है। इस बार फ्लडिंग करा इसने। ट्रांस बाउंड्री रिवर है, नेपाल हिल से काठमांडू के पास निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है। तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी एक तरीके की। वैगई रिवर, वैगई रिवर कहाँ पे है? वैगई रिवर है मदुरई के पास, यानी कि तमिलनाडु। आप इसका मैप देखो आप, ये है वैगई रिवर, यहाँ पड़ता है मदुरई। ये मदुरई रिवर इसका राज्य सिटी है। इस पे एक वो भी पड़ता है वट्टपरई फॉल, तो वट्टपरई फॉल इसी में है। और ये कहाँ खुलती है जाके? पाक बे में पानी गिराती है अपना जाके। ये है पाक बे। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है आपको कि वैगई रिवर को आपको रिजिन्यूएट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि इसको रिजिन्यूएट कीजिए, इसलिए न्यूज में इंपॉर्टेंट है। तो पूछा सकता है कि किस रिवर का पार्ट है ये, न्यूज में इंपॉर्टेंट है तो इसकी लोकेशन या कौन से स्टेट में पड़ती है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इतना याद रखो बस, काम चलेगा। श्योक रिवर कहाँ पड़ती है? तो श्योक रिवर का जो मैप है वो देखो आप, ये है। और ये बेसिकली एक तरीके से ट्रिब्यूटरी है इंडस की। अब न्यूज में क्यों थी? क्योंकि कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, कुछ हमारे आर्मी सोल्जर्स थे वो इस नदी के तेज बहाव में बह गए थे, ठीक है, लद्दाख में, इसलिए न्यूज में थी। तो आप पूछ सकता है कौन सी रिवर कहाँ पड़ती है। और ये इंडस रिवर सिस्टम है। तो आप एक बार याद रखो, ये जांस्कर रिवर है आपकी, ये श्योक है, ये गिलगित है और ये इंडस बह के जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये ब्यास हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई, फिर ये चेनाब, झेलम। तो ये सब आप पढ़ लेना एक बार। इंडस रिवर टीटी पड़ी होगी, कौन सी रिवर इंडिया के हिस्से में आती है, कौन सी रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आती है, तो ये थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अगली है घट प्रभा, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। बस इतना याद रखना आपको, वेस्टर्न घाट से निकलती है। यहाँ पे क्या हुआ था, वही ट्रैक्टर गिर गया था तो कुछ लोग मर गए थे पुणे डिस्ट्रिक्ट में, तो बस उसके लिए न्यूज में थी। बस आपको अगर इतना पता है कि कहाँ की है तो आपको याद रहेगा, ये है घट प्रभा। अब जो कृष्णा रिवर है उसकी और ट्रिब्यूटरीज भी है, ये मलप्रभा, ये कोयना, कोयना के पास एक डैम पड़ता है, कोयना डैम, जहाँ पे एक बार भूकंप आया था, प्रॉब्लम हुई थी, तो कोयना डैम पता होना चाहिए आपको। पंचगंगा हो गई। फिर ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो कृष्णा की है। कृष्णा तुंगभद्रा जो पूरा रीजन है, ये दुनिया का बहुत फर्टाइल रीजन है और यहाँ के चक्कर में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जैसे गंगा डेल्टा पे लड़ाइयाँ हुई हैं, उसी तरह इस जगह पे भी लड़ाई हुई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है भीमा, समझ रहे हो? भीमा कोरेगांव जो इशू हुआ था वो इसी के किनारे हुआ था, यही वो भीमा कोरेगांव वाला बैटल लड़ा गया था। मूसी, मूसी के किनारे पड़ता है हैदराबाद, तो मूसी आपको पता होनी चाहिए। बस यहाँ से जाके ऐसे ये कृष्णा रिवर जाके बंगाल में गिर जाती है। सिप्रा, सिप्रा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन अभी क्या हुआ है, स्कैक ने इसका परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट किया है सिप्रा रिवर में जो पॉल्यूशन है, और बोला है कि बहुत ज्यादा ही पॉल्यूशन है सिप्रा रिवर पे। अब सोचो हम अपनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस की नदियां भी साफ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत दुख की बात है। विंध्या रेंज से निकलती है उज्जैन के पास, मालवा प्लेटू से बहती हुई। अब इसमें सिटी कौन कौन से पड़ते हैं? उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। एक सिंगल्स फेयर होता है जिसको बोलते हैं कुंभ, कुंभ 4 जगह लगता है ना, सबको आइडिया होगा, 12-12 साल में। तो अभी जो गंगा यमुना जो प्रयागराज वाला इलाहाबाद वाला जो कुंभ है वो हो चुका है, अभी सिंगल्स फेयर बोलते हैं इसको, ये लगता है 12 साल में। तो इस नदी के किनारे लगता है उज्जैन में। तो छिप्रा नदी इंपॉर्टेंट है। बेतवा, बेतवा क्या है? सूखी जा रही है क्योंकि यहाँ इलीगल सैंड माइनिंग हो रहा है, और ये निकलती कहाँ से है? विंध्य रेंज से। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की। इसको बोला था गंगा हाफ मध्य प्रदेश, क्योंकि कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस रीजन पे इसकी काफी ज्यादा। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे केन का पानी बेतवा में लाया जाने का प्रयास किया जा रहा था, तो ये उसी की चीज है। अब आप ये मैप देख लो एक बार, कहाँ से कौन सी मिलती है जाके। ये बेतवा नदी है जो जा रही है, और ये यमुना नदी बह के आ रही है, तो यमुना पे यहाँ पे मिल जाएगी, हमीरपुर के पास मिल जाती है जाके। हमीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगली क्या है? यमुना। अब यमुना पे मिलती है तो ये थोड़ा यमुना पे बात कर लेते हैं। सोलर हाइब्रिड रिवर क्रूज चलाया जा रहा है यमुना पे, दिल्ली पे। हालांकि इतना पोल्यूशन है, पता नहीं कहाँ रिवर क्रूज चलाएंगे, कौन कौन बैठेगा इसमें मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट का प्रयास है ये। आगरा केनाल को पानी देती है, ये कुंभ हुआ था अभी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंभ में तो अब इसके बाद इतना बड़ा गैदरिंग थी। बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये टोन, याद रखना इसकी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी चंबल नहीं है, इसकी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है टोन्स। अब आप यमुना का एक मैप देखो जरा, यमुना का कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है ये गंगा, और यहाँ से निकलती है यमुना, यहाँ से टोन्स मिलती है जाके, और फिर ऐसे बह के आती है, और यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद में आके ये मिल जाती है गंगा से, संगम बनाती है जहाँ पे। और उसी तरह बनास हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चंबल, चंबल आके मिलती है यहाँ से। और काली सिंध और सिंधियो हो गई, छोटी छोटी नदियां। और बेतवा पे अभी बात हुई थोड़ी देर पहले, ये है केन नदी और ये है सोन नदी, ठीक है। ये जाके
पटना के पास जाके गंगा नदी से मिलेगी जाके। इसके अलावा बाकी नदियां हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लो आप। ये गोमती है, थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी। उसके अलावा लास्ट में ये है दामोदर रिवर, जो जाके गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। यहाँ से गंगा दो फाड़ हो जाती है, इस से इधर से निकल जाती है, तो इसमें जाके मिल जाती है। फिर यही कोलकाता बसा हुआ है दामोदर नदी के पास में। ये है गंडक। तो ये थोड़ी थोड़ी नदियां हैं कहाँ पड़ती कहाँ है, याद रखो। ये महानंदा है, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब आगे चलते हैं, उसी ट्रिब्यूटरी पे बात करते हैं तीस्ता पे। तीस्ता भी एक ट्रिब्यूटरी है जो जाके ब्रह्मपुत्रा पे मिलती है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न है, लेकिन इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी ने इसको एक्सेप्टेंस दे दी है। तो अब ये बनेगा तीस्ता रिवर निकलती कहाँ पे, सिक्किम से निकलती है। चितमाऊ लेक पड़ता है सिक्किम में, वहां से निकलती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, रंजीत। रंजीत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ऐसे नाम की है, आप याद रखो रंजीत को। वाटर डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र ज्वाइन करती है। लेकिन हिस्टोरिकली बहुत साल पहले ये गंगा को ज्वाइन किया करती थी, लेकिन इसका जो वाटर चैनल है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता गया, और अब वो ब्रह्मपुत्र को सीधे ज्वाइन करता है जाके। तो नदियां शिफ्ट होती रहती हैं। अब इंटरनेशनल रिवर्स पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये है पोटोमैक रिवर। पोटोमैक रिवर क्या बोलते हैं, कहते हैं अमेरिकाज रिवर, अमेरिका में पाई जाती है ये है पोटोमैक। ये अमेरिका का मैप लगा हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या था, एक मिड एयर कोलिजन हुआ था एरोप्लेन का, और वहां पे 67 लोग मर गए थे। इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, बस आप याद रखो कि अमेरिका में पड़ती है और अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती है। अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे ड्रेन होती है पोटोमैक रिवर, ठीक है। इतना अगर आपको याद है तो आपका काम चलेगा। उसके बाद है मैकेंजी। मैकेंजी इंपॉर्टेंट रिवर है कहाँ पे, कनाडा में। इतना याद रखना है आपको। ये पड़ती कहाँ है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक यहाँ पे इससे ओरिजिनेट होती है। ये कनाडा की लार्जेस्ट रिवर है, और जाके ये ब्लूफर्ट सी करके पड़ता है, आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है ब्लूफर्ट सी। तो ब्लूफर्ट सी में गिर जाती है, ये ब्लूफर्ट सी है, यहाँ पे गिर जाती है जाके। अब डेनिप्रो या ड्नाइपर रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूक्रेन की, है ना। अब यूक्रेन आ गया तो इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा है। निकलती कहाँ से, वडाई हिल्स, रशिया से। रशिया से ही निकलती है, बस ये वडाई हिल्स भूल जाओ। अब ये याद रखो, रशिया से निकलती है ये। और कौन से कंट्री से पास होती है, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये तीन कंट्री जहाँ से पास होती है, और जाके गिरती कहाँ पे, बस इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो काम चल जाएगा। और ये पूरी नेविगेबल है, तो ये इसलिए के लिए ये थोड़ी बढ़िया रिवर है, इससे वाटर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। ब्लैक सी में गिरती है, याद रखना, रशिया से निकलती है और ये तीन कंट्री में जाती है। और ये यूक्रेन की लॉन्गेस्ट रिवर है, बस इतना से काम चल जाएगा आपका। अब रिवर ओडेर। रिवर ओडेर कहाँ पड़ती है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में पड़ती है, कुछ दूर तो इनका बॉर्डर भी बनाती है। ये जाके निकल के प्रॉग से निकल के जा रही है, और यहाँ से फिर इनका बॉर्डर बना रही है, फिर जाके यहाँ पे गिर जाएगी जाके। चेक रिपब्लिक से निकलती है और बाल्टिक सी में गिरती है, ये है बाल्टिक सी। ये भी नेविगेबल है, यूरोप की मोस्टली रिवर्स नेविगेबल ही होती हैं। अब यहाँ न्यूज में क्यों है, क्योंकि टॉक्सिक एल्गल ब्लूम काफी यहाँ पे पाया गया है इस रिवर पे। तो यूरोप की रिवर है, और इतनी टॉक्सिसिटी वहाँ पे रिवर्स में बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज बना देता है। इंडिया जैसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी कचरा बेहतर है और चल जाएगा। अब आगे नेग्रो रिवर। नेग्रो रिवर कहाँ पड़ती है, ये अमेजोन बेसिन है, ये है अमेजोन बेसिन, ये अमेजोन नदी जा रही है। तो उसी अमेजोन नदी की जो एक ये रिवर है नेग्रो, ये है उसकी ट्रिब्यूटरी, ये है उसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ब्राजील में पड़ती है, बस आपको इतना पता है आपको तो काम चलेगा। ब्राजील में पड़ती है, अमेजन की ट्रिब्यूटरी है नेग्रो रिवर। अब एक सरंदी स्ट्रीम, ये एक तरीके की छोटी सी कैनाल है, लेकिन ये एकदम रेड हो गई थी, खून जैसा पानी। ये देखो खून जैसा पानी हो गया था, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिकल जो कंटेमिनेशन है वो मिलता जा रहा था इससे। आप समझ सकते हो कहाँ पड़ती है ये, ब्यूनस आयर्स में। ब्यूनस आयर्स कहाँ पे है, अर्जेंटीना की कैपिटल है, ये साउथ अमेरिका का मैप है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल कहाँ है, ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स में जगह है, और ये एक छोटी सी स्ट्रीम है, लेकिन एकदम लाल पानी हो गया था, क्योंकि क्योंकि इंडस्ट्रियल इतना केमिकल कंटेमिनेशन हो रहा है इस पे। अब हमारी रिवर्स वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हम जाएंगे सीज पे। सीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम पिछले 10 सालों में 7-8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब हर साल लगभग एक आध क्वेश्चन आ रहा है सी पे, तो इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखना जरूर। अब मेडिटेरियन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 कंट्रीज के आसपास है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, तीनों को पड़ता है। बहुत डाइवर्स क्लाइमेट है इसके आसपास। इसकी इंपॉर्टेंट जो रिवर्स है वो जो ड्रेन होती है उसमें कौन कौन सी है, रोन हो गई, पो हो गई, नाइल रिवर हो गई, टाइबर रिवर हो गई, और इसके अलावा और भी बाकी है, लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इसको। ये अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से, ठीक है। ब्लैक सी से कनेक्ट करता है, डार्डेनल्स स्टेट पड़ता है, उससे ब्लैक सी से कनेक्ट होता है, और रेड सी से कनेक्ट होता है वर्ल्ड फेमस सुएज कनाल से। अब मैप देख लो आप, ये है सुएज कनाल, ये है डार्डेनल्स स्टेट, और ये है बॉस्फोरस स्टेट। तो यहाँ से ये कनेक्ट होता है, और ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये हो गया अटलांटिक, अटलांटिक से यहाँ जा रहा है, रेड सी हो गया, रेड सी से यहाँ से पास हो रहा है, और ये ब्लैक सी से पहले फास्फोरस, फिर डार्डेनल्स, और यहाँ पड़ता है सी ऑफ मरमरा, वहां से निकलता है, इसको बोलते हैं एजियन सी। तो ये पूरे मेडिटेरियन सी ये हो गया। अब आप समझ लो मेडिटेरियन सी कैसे कम पड़ता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ये ध्यान रखना। इधर इजिप्ट पड़ता है, इधर लीबिया, इधर पड़ता है ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। फिर यहाँ स्पेन से शुरू होता है, मोनाको, इटली। इटली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये छोटे छोटे कंट्री पड़ते हैं, शायद नया याद रहे तो चलेगा काम। यहाँ ग्रीस पड़ता है जाके, और यहाँ टर्की पड़ता है। टर्की इंपॉर्टेंट है मेडिटेरियन में। और ये हो गया दुनिया का लड़ाई वाला रीजन। यहाँ पे कौन कौन से कंट्री पड़ते हैं, लेबनान, इसराइल और सीरिया, ये तीनों खुलते हैं जाके मेडिटेरेनियन पे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन कौन सी नदी डिस्चार्ज होती है, ये थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन। इब्रो है, रोन है, पो है। पो नदी कहाँ पे है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे कि पो नदी किस कंट्री में फ्लो होती है, किस कंट्री की इंपॉर्टेंट रिवर है। और पो नदी को शायद बोला जाता है किसी स्पेशल कंट्री की गंगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये है नाइल, वेरी फेमस रिवर, ये है शेनियन रिवर, उसके बाद टाइबर रिवर, ये पड़ती हैं मेडिटेरेनियन में। एजियन सी, एजियन सी क्या है, मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, ये ग्रीस वाला पार्ट है। और ये है एजियन सी, ग्रीक पेनिनसुला और एशिया माइनर के बीच, ये है एशिया माइनर और ये ग्रीक पेनिनसुला, इसके बीच में पड़ता है एजियन सी। इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजनल नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ब्लैक सी जाना है तो आपको यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। अगर आपको ब्लैक सी जाना है तो ये है मेडिटेरेनियन, यहाँ से आपको इसे जाना पड़ेगा, ये रास्ता है। तो आपको पहले पास करना पड़ेगा डार्डेनल्स स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट। तो इसके लिए ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि रहा है न्यूज में। अगला कौन सा है, हाँ ये डार्डेनल्स स्टेट मैंने बताया था यहाँ पे, ये है सी ऑफ मरमरा। और उसके बाद बॉस्फोरस स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट कहाँ पता है, इस्तांबुल में, ये है ब्लैक सी। तो अगर आपको एजियन सी या मेडिटेरेनियन से जाना है
तो ये रास्ता आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगला कौन सा है? बाल्टिक सी। बाल्टिक सी कहाँ पड़ता है? ये है बाल्टिक सी। ये है स्कैंडिनेविया, ये है स्कैंडिनेविया, और बेसिकली यूरोप का मैप है। कौन कौन से कंट्री पड़ते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नाटो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस है यहाँ पे। और यूएस ने, ऐसा बोला जाता है कि यूएस ने जो गैस आ रही थी रशिया से यूरोप पे, को उड़ा दिया था। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन नाम सुना होगा आपने, ठीक है? नदर्न स्ट्रीम पे पड़ता है, तो उसके लिए ये न्यूज में रहा है हमेशा। कौन कौन से कंट्री पड़ता है? डेनमार्क पड़ता है, फिनलैंड पड़ता है, यहाँ से देखो जर्मनी देखो, पोलैंड देखो, लिथुआनिया, लातविया, ये रशिया है, छोटा सा ध्यान रखना, ये रशिया है, एस्टोनिया, फिर यहाँ से रशिया पड़ता है अलग ऑलरेडी, फिर फिनलैंड हो गया, ये स्वीडन है, और ये है नॉर्वे, और ये है डेनमार्क। ये दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं, ये दुनिया का सबसे खुशहाल रीजन है स्कैंडिनेविया। कौन कौन सी रिवर फॉलो फॉलो होती है इसमें जाके एक बार देखो आप। विस्तुला, नेमेन, दगुआ एंड नेवा। नाम याद रखो, अगर आप याद रहे, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, चलेगा, शायद पूछा नहीं जाएगा। आर्कटिक आइस, और इसका रिलेशन क्या है? इंडियन मानसून से। आर्कटिक आइस का इंडियन मानसून से रिलेशन पाया गया है, एक स्टडी हुई है, आपको ये जो आर्टिकल है एक बार जाके पढ़ना जरूर जाके, कि हुआ क्या है आर्कटिक ओशन के बारे में। दो चार बातें जान लो। ये स्मॉलेस्ट ओशियन है दुनिया का, और सेलोएस्ट ओशन भी है दुनिया का। दुनिया के 5 ओशनिक डिवीजन में ये शेलोएस्ट है, स्मॉलेस्ट है, और यहाँ का जो आइस है वो इंडियन समर को प्रभावित करती है। दुनिया कितनी कनेक्टेड है, जस्ट इमेजिन। अब आप एक बार ये देख लो कि कौन कौन से कंट्री इसके लिटोरल स्टेट्स हैं। 6 मेन कंट्री हैं, कनाडा, डेनमार्क, डेनमार्क क्योंकि क्योंकि ग्रीनलैंड पड़ता है, इसके अलावा आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड यूएसए। इसके अलावा 2 कंट्री और हैं जो एक्चुअली बॉर्डर शेयर नहीं करते, फिनलैंड और स्वीडन, है ना, ये बॉर्डर शेयर नहीं करते आर्कटिक ओशन से, लेकिन ये आर्कटिक सर्कल के अंदर आते हैं। आर्कटिक सर्कल क्या है? आर्कटिक सर्कल ये है, तो ये इसके अंदर आते हैं, इनका छोटा छोटा पार्ट, लेकिन ये डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं कर पाते हैं। रीजन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ आके, ठीक है? ये है ये है फिनलैंड, फिनलैंड का बॉर्डर शेयर नहीं हो पा रहा जाके, और इसके अलावा ये है स्वीडन, स्वीडन भी बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये है आर्कटिक ओशन, ठीक है? तो बॉर्डर शेयर नहीं करते दोनों, लेकिन ये पार्ट है आर्कटिक सर्कल का। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं गल्फ ऑफ टोकिन पे। गल्फ ऑफ टोकिन कहाँ पे? ये जगह है गल्फ ऑफ टोकिन, ये वियतनाम है, ये कंट्री ऑफ वियतनाम। अब देखो एक बार न्यूज में है, अभी यहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा हुआ है, और ये चाइना ही है, दुबोली ऑफ द एरिया। तो यहाँ पे पड़ता है गल्फ ऑफ टोकिन, और ये वियतनाम। तो बस आप याद रखो कि दोनों के बीच में है, और दोनों में लड़ाई भी चलती रहती है, और ट्रेड भी खूब होता है। तो चाइना और इनकी लड़ाई है गल्फ ऑफ टोकिन में, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका पूरा हो जाए, जैसे आखिर जैसे कि चाइना हर जगह चाहता है कि पूरा इनका एरिया है, दूसरी तरह यहाँ भी चाहते हैं। फिर वियतनाम और चाइना के बीच में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1964 में गल्फ ऑफ टोकिन इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद यूएस इन्वॉल्व हो गया था वियतनाम में। तो वियतनाम वॉर चला है, जहाँ पे यूएस ऑलमोस्ट हार के भाग गया। तो अब चलते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी भी वही एरिया है जहाँ चाइना चाहता है, सब कुछ इनका है। यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है? बेस लाइन बाउंड्रीज दोबारा वो कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट आइलैंड चेन है स्काबोरो सोल, इस पे वो कब्जा जाते हैं, वो तो सारे आइलैंड्स पे कब्जा जाते हैं। बस आप याद रखो साउथ चाइना सी पे 3 आइलैंड चेन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, स्पेटली, परसेल एंड स्काबोरो सोल। और स्पेटली पे जो चाइना क्लेम कर रहा है, वियतनाम कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है, मलेशिया, ब्रुनेई, इस तरह आप पढ़ लेना। इनको मैप में दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये है जगह पड़ती है, ये चाइना है, ये पड़ता है वियतनाम, ये है फिलीपींस, ये है मलेशिया, इंडोनेशिया। अब आप समझो कि पार्सल आइलैंड ये हैं, ये पार्सल आइलैंड्स हैं, ये हैं स्पेटली आइलैंड्स, ये है स्काबोरो सोल। चाइना का सीधे सीधे वास्तव में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइना का कहना क्या है? चाइना कह रहा है एक 9 डैश लाइन है, ऐसे ऐसे, जो कि पूरा चाइना का एरिया कवर करती है। ये 9 डैश लाइन पे चाइना पे भरोसा है, तो इसलिए अब बड़ी समस्या फंस गई है आसपास के एरियाज में। तो ये याद रखो, इसलिए चाइना इन तीनों आइलैंड्स पे कब्जा करना चाहता है। तीनों आइलैंड पड़ते हैं यहाँ पे, और आसपास की जो कंट्रीज है उनका इस पे क्लेम है। और एक बात और याद रखना, ये है ताइवान जगह पे चाइना क्लेम, उस जगह पे ताइवान का भी क्लेम है। क्यों? क्योंकि ताइवान अपने आप को मानती है कि पहले वो एक्चुअल चाइना था। तो याद रखना, जहाँ पे चाइना क्लेम है वहाँ पे ताइवान का भी क्लेम है। अब आते हैं हम लोग कैस्पियन सी पे। कैस्पियन सी यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है। अब ये न्यूज में क्यों? क्योंकि इसका डिक्लाइन हो रहा है, वाटर लेवल बहुत तेज डिक्लाइन हो रहा है। ये एक तो मेजर समस्या है, हर जगह ऐसा हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हर सी, हर दी वाटर डिक्लाइन हो रहा है वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या? रशिया ने प्रोएक्टिव स्टेप लिए हैं इसके वाटर को डिक्लाइन को कम करने के लिए, क्योंकि रशिया भी इसका लिटोरल स्टेट है। इनकी अभी एक मीटिंग हुई थी, इकोनॉमिक फोरम ऑन कैस्पियन लिटोरल स्टेट्स, तो उस पर रशिया ने बोला है कि हम लोग इस पर प्रयास करेंगे इसको अच्छा करने का। और यहाँ पे ऑयल भी है, गैस भी है, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है ये लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी है, बॉडी ऑफ वाटर है। बीच में एक तरफ पड़ता है कॉकसस इन द वेस्ट एंड स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया इन द ईस्ट, ये जगह यहाँ पड़ती है। और एक बस याद रखो, तेहरान फ्रेमवर्क है जो कैस्पियन सी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तेहरान फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आप समझो ये है कैस्पियन सी, इसके आसपास कौन कौन से कंट्री पड़ते हैं ध्यान रखना। तेहरान फ्रेमवर्क है तो ईरान तो हो गई, ये ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रशिया तो है ही है जिसने बोला है कि हम लोग अभी प्रोटेक्शन देंगे, अजरबैजान, ये कंट्री पड़ते हैं इसके लिटरल स्टेट है यहाँ के कैस्पियन सी के, जो प्रोटेक्शन करेंगे। अगला है कारासी। कारासी कहाँ पे? ये आर्कटिक ओशन का पार्ट है, ये जगह है कारा। रशिया का क्या हुआ है? भी रशिया का न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर शिप था जो वहां पे एक कार्गो वेसल से टकरा गया था, इसलिए न्यूज पे बस पड़ता कहाँ पे? ये आप याद रखो, यहाँ पड़ता है आर्कटिक ओशन पे, और ये सिर्फ रशिया से प्यारे है। बस इतना याद होगा तो अब काम चल जाएगा। अंडमान सी। अंडमान सी कहाँ पड़ता है? ये तो अपना खुद का समुद्र है, ये है अंडमान सी में बंगाल, और ये हमारा प्यारा देश भारत, और ये है अंडमान, जो नेविगेबल ऐसे जाती है नदियां, जो सिर्फ यूरोप वगैरह से आते हैं वो ऐसे जाते हैं, तो यहाँ से पास होते हैं। ये कौन सा स्टेट है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कौन सा स्टेट है जहाँ से पास होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है
ये दुनिया का। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि छोटा सा एक आया था भूकंप। भूकंप क्यों आया था, क्योंकि ये है एक तरीके से सिस्मिक जोन, क्योंकि क्योंकि इंडियन प्लेट है जो बर्मीज प्लेट के नीचे धस रही है और एक कोलाइडिंग जोन बन रहा है। प्लेट टेक्टोनिक जोन पड़ी, उनको समझ में आएगा। यही रीजन 2004 में सुनामी भी आई थी, यहाँ भूकंप आया था। ये भूकंप प्रोन एरिया है। अगला बोहाई गल्फ। बोहाई गल्फ कहाँ पड़ती है, चाइना के पास में पड़ती है। ये चाइना है, ये है चाइना, चाइना की बाउंड्री। ये कोरिया हो गया और ये हो गया साउथ कोरिया। ये है एलओसी, एलओसी का छोटा सा पार्ट है, समझो बोहाई सी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, क्योंकि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये दुनिया का लार्जेस्ट इंटरटाइडल मड फ्लैप सिस्टम है, जहाँ पे जो दुनिया के जो पक्षी होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं और उनको एक शेल्टर मिलता है। ये पार्ट है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे का। अब हो गई गल्फ ऑफ इलियट। नेक्स्ट कौन सी, गल्फ ऑफ इलियट। गल्फ ऑफ इलियट कहाँ पे, ये है इलियट। और ये मैप है इसराइल का। ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये रेड सी है। और ये सुएज कनाल है, तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ सुएज। ये सुएज कनाल यहाँ से शुरू होती है। तो अभी हुआ क्या, यहाँ पे एक स्टडी रिवील करती है कि यहाँ पे 3000 साल पहले एक बहुत सारे कोरल्स हुआ करते थे, लेकिन अब धरती का पानी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से गिरा, तो वो जो कोरल्स थे सारे मर गए, लेकिन फिर दोबारा रिकवर हो गए। तो मतलब कोरल्स में रिकवरिंग प्रॉपर्टी है, ये बात इससे जस्टिफाई होती है। तो ये सिनाई पेनिनसुला वगैरह, ये है सिनाई पेनिनसुला, इसमें इजिप्ट का कब्जा है सिनाई पेनिनसुला में, ठीक है। और ये है अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे है सऊदी अरेबिया। तो ये है, उसके बीच में पड़ता है गल्फ ऑफ इलियट काबा, इसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ इलियट। ये दोनों एक ही चीजें हैं, नाम अलग अलग है एक चीज। हाइड्रोथर्मल वेंट कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं इंडियन ओशन पे, इंडियन ओशनोग्राफर को हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिले हैं 4500 मीटर बिलो इंडियन ओशन सरफेस। और ये डिस्कवरी है जो बताती है कि अंडर वाटर लाइफ भी है अच्छी खासी वहाँ पे। तो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल पढ़ सकते हो आप। मैं आर्टिकल पे जब आप क्लिक करोगे पीडीएफ फाइल पे इस आर्टिकल पे, तो आपको पहुंचा देगा जो इसका रिलेटेड आर्टिकल होगा, उसको पढ़ना आप, उससे थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी। हो सकता है सीजी ने पूछी आती है एग्जाम में, यूपीएससी इन चीजों से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आप इंडियन ओशन का थोड़ा सा मैप देखो, ये हमारा प्यारा देश भारत है, ये है मालदीव पड़ता है, ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, और ये है मेडागास्कर, थोड़ा याद रखो। ये है रीयूनियन आइलैंड, और ये है चागोस आर्किपेलागो, यहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस है जिसपे बोलते हैं डियागो गार्सिया। ये है सेशल्स। हाँ, तो अब इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप थोड़ा एक बार याद रख लो, बस काम चलेगा इससे आपका। सोकर लेक। अब आप आ जाते हैं समुद्र से लेक पे। लेक इंपॉर्टेंट है, एक साल्ट लेक है कहाँ पे, लद्दाख में है, इंडिया में। और ये फेमस क्योंकि ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए फेमस है। ब्लैक नेक्ड क्रेन ये है, एक बार आप फोटो देखो इसको, ये 42nd रामसर साइट थी इंडिया की। और ये क्या है, सोकर को क्या बोला जाता है, व्हाइट लेक। सोकर का लद्दाखी लैंग्वेज में मतलब है व्हाइट लेक। अब ये ड्यू टू इवेपोरेशन इसका पानी हाईली सलाइन है और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है, तो यहाँ से पक्षी गुजरते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये मैप देख सकते हो आप, ये है बहुत डिस्प्यूटेड मैप, ये इंडिया का मैप है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इस मैप पे जगह जगह पे कोई और कंट्रोल करके बैठा है। ये है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान से होता है, ये है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जो चाइना से है। यहीं पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। इस जगह को शायद पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, ये इंडियन एरिया है, दैट इज साइचिन। ये फिलहाल चाइना के कंट्रोल में है, पर ये इंडियन एरिया है। और ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये पूरा कश्मीर ही हमारा है, तो ये गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा ही है, तो आप समझ सकते हो। अब इसकी जो लेक्स है इंपॉर्टेंट, सोकर, सोकर पड़ती है यहाँ पे, और सोमोरीरी ये एक अलग इंपॉर्टेंट लेक है, यहाँ पड़ती है। और एक और है पेगोंग सो, ठीक है, पेगोंग सो ये वही लेक है जो आमिर खान ने दिखाई थी 3 इडियट्स में, तो याद रखो ये कहाँ पड़ती है। ये 1/3 इंडिया में, 2/3 चाइना में पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अभी लड़ाई होती रही है, ये एक डिस्प्यूट का जगह बन गई है अभी। अभी याद रखो चिल्का लेक पे आ जाते हैं। चिल्का लेक कहाँ पड़ती है, ओडिशा में। ये है लगून है, लगून क्या बोलते हैं, जो समुद्र के पानी से मिला होता है, वही पानी आता रहता है। ये इंडिया की लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लगून है, और ये लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लगून है विद एस्चुराइन करेक्टर, क्योंकि यहाँ रिवर्स आती है, तो एस्चुराइन करेक्टर पे है। और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है पूरी दुनिया में। ये माउथ में है दया रिवर के, नदी आ रही है, इसलिए एस्चुराइन करेक्टर है, समझ रहे हो ना आप। ये एक तरीके से टेंटेटिव लिस्ट में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कश्मीर की लेक्स पे दोबारा। डल लेक, ये एक इनिशिएटिव है अथवास, डल लेक रिजर्वेशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर पे चलाया जा रहा है। यहाँ पे होगा क्या, डीवीडिंग होगी, ड्रिजिंग होगी लेक की। और ये डल लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, थोड़ा ध्यान रखना। सोकर जो थी अभी तो बताई थोड़ी देर पहले, जो लद्दाख में है, वो सॉल्ट वाटर लेक थी। ये है फ्रेश वाटर लेक, इसको बोला जाता है क्या, लेक ऑफ फ्लावर्स या श्रीनगर जेवल। ये प्राइमरली फेड होती है कहाँ से, तिबले नाला। तिबले नाला कहाँ से निकलता है, झेलम रिवर से, झेलम रिवर का पानी यूज होता है यहाँ पे। ये है डल लेक, ये कश्मीर का जो मैप है देखो आप, उसमें डल लेक यहाँ पड़ती है। इसी के पास में दूसरी एक लेक है, वो भी याद रखना है, उसका नाम है वुलर लेक, उसको आगे पढ़ाएंगे। अभी है लोकटक लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट में। ये फेमस क्यों है, फुमडीज, यहाँ पे कुछ फुमडीज होते हैं जो तैरते रहते हैं, उनके ऊपर इवन केबल लॉमजाओ नेशनल पार्क तक है उसी फुमडीज के ऊपर, जो तैर रहा है, तो फ्लोटिंग एक तरीके से नेशनल पार्क है। और यहाँ हिरन है, सिंगाई, सिंगाई फेमस है, मणिपुर का स्टेट एनिमल है, तो इसलिए फेमस है। अब ये पड़ता कहाँ पे, ये मैप है मणिपुर का, वहाँ पे ये यहाँ पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा समझ जाओ, आइडिया रहेगा तो आपको काम आएगा। और ये एक तरीके से एक रामसर साइट भी है, इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जोड़ा गया था 1993 में। अब आप समझते हो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वही साइट जोड़ी जाती है जिनका इकोलॉजिकल करेक्टर चेंज होने का रिस्क हो, तो उनको जोड़ा जाता है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड का लार्जेस्ट लेक है केरला की, ठीक है, ये वेम्बनाड लेक है, ये कितनी लंबी है, ये इंडिया की शायद लॉन्गेस्ट लेक भी है। ये एक तरीके से रामसर साइट है। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी पड़ती है यहाँ पे, ये अरेबियन सी से मिलती है, एक नैरो बैरियर आइलैंड है, इससे मिलती है। एक रेस होती है वेल्लम कली, पिछले कुछ दिन पहले देखा था आपने, एक फोटो आई थी, राहुल गांधी इस लेक में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है जो हर साल यहाँ पे होती है, ये कल्चरल सिग्निफिकेंस है इस रेस का, तो ये इसी लेक में होती है। ये एक तरीके से बैक वाटर है, केरला के फेमस बैक वाटर है, उसका पार्ट है ये। तो आप मैप में देख सकते हो ये पड़ती कहाँ पे, ये इंडिया का मैप हो गया।
उसमें केरला का मैप है, केरला के मैप में ये पड़ती है यहाँ पे वेम्बनाथ कोल, और ये उसकी खुद का मैप है। ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में, सिर्फ सुंदरवन के बाद। सुंदरवन सबसे बड़ा है, उसका सेकंड लार्जेस्ट है। और ये इसको वेटलैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया था नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इतनी चीजें याद रखनी है इसके बारे में। अगली हो गई पोवाई लेक। पोवाई लेक कहाँ पे है? ये भी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंदर इसको कंसिडर किया गया था। ये मुंबई में पड़ती है। अभी ये लेक कंजर्वेशन जो प्लान है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। पहले 100% होता था, लेकिन अब ये 70-30 पे चल रहा है। मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, लेकिन अब इस प्रोग्राम को किसी और प्रोग्राम के अंदर मिला दिया गया है। उस प्रोग्राम का नाम है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब अगली आती है रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक बड़ी मिस्टीरियस सी लेक है। ये सिंक हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये पानी से आइस से गिरी रहती है पूरा साल भर। इसको बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है एक तरीके से। जो ग्लेशियर्स लेक बनाते हैं ये उनमें से एक है। अब ये मिस्टीरियस क्यों? क्योंकि यहाँ इसको स्केल्टन लेक भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सालों पहले, क्योंकि बर्फ जमी रहती है, तो बहुत सालों की जब कभी बर्फ खुलती है तो पता चला कोई ह्यूमन कंकाल निकल आया। और ऐसे काफी बार निकल चुके हैं। कुछ कंकाल तो 19th century AD तक निकले हैं, इतने पुराने। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे कंकाल में तो ऐसे हैं कि वो क्योंकि बर्फ ही जमा रहती है तो कुछ वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी हो नहीं पाती, तो बहुत सारे कंकाल में तो फ्रेश तक पाया जा रहा है, इतनी पुरानी है। ये एक तरीके से बेस होता है माउंट त्रिशूल का, जो गढ़वाल रेंज, माउंट त्रिशूल बहुत ऊंची रेंज है, तो उसके बेस में पड़ती है। काफी ऊंचाई पे है, लगभग 3-4 हजार मीटर पे ऊंचाई पे है, तो इसलिए यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। और इसलिए इसका मिस्टेल करेक्टर निकल के आता है जहाँ स्केल्टन्स पाए जाते हैं, क्योंकि प्रिजर्व हो सकते हैं। बाकी जगह तो खत्म हो जाएंगे, यहाँ प्रिजर्व हो सकते हैं। अगला है वुलर लेक। थोड़ी देर पहले बात हुई थी डल पे, अब ये वुलर पे लेक पे है। ये क्या है? फिशिंग सिल्टेशन, क्योंकि नदियों पे जब आती हैं तो अपने साथ सिल्ट भी लेके आती हैं, है ना, हमको सबको पता है बात। तो ये सिल्टेशन फेस कर रहा है। और सिल्टेशन से क्या होता है, जो नीचे तो मिट्टी जम गई तो उसका पानी बहुत कम स्टोर हो पाया उसमें, तो इसमें क्या होता है, इससे जो बढ़ जाता है फ्लड रिस्क कश्मीर वैली में। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में, जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये झेलम रिवर से पानी मिलता है इसको। बनी कैसी थी? टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी थी। ये सब चीज याद रखो। एक ऐसा माना जाता है कि ये रेमिनेंट है सतीसर लेक का, जो बहुत एंशियंट टाइम में कभी थी। ये स्टेट की 60% टोटल फिश प्रोडक्शन का सोर्स है। 1990s में रामसर साइट बना दिया गया था इसको। विंटरिंग, स्टेजिंग और ब्रीडिंग जो होता है बर्ड्स का, वो यहाँ पे होता है। ठीक है, आप ये याद रखो। ये पड़ता है डल लेक, ये पड़ता है बूलर लेक। अब आगे डल लेक, इस पे हमने पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट में क्यों है? क्योंकि कश्मीर में पड़ती है। और ये फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू किया गया है ऊबर सिकारा। यहाँ पे सिकारा फेमस है। फिर पंजाल माउंटेन्स के अंदर पड़ती है, इसको श्रीनगर जेवल बोलती है, मैं बता चुका हूँ आपको। ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर पे आफ्टर वूलर लेक। फ्लोटिंग गार्डन्स यहाँ पे हैं, इनको राड बोला जाता है। फ्लोटिंग मार्केट्स लगती हैं यहाँ पे, सब कुछ ही फ्लोटिंग है। मुगलिरा गार्डन्स है इसके आसपास किनारे किनारे, इसमें हाउस बोट्स चलती हैं, इनको सिकारा बोला जाता है। ये तो समझ लो, सिकारा तो सबको पता होगा। यहाँ पे जो आइलैंड्स है, दो तीन तीन आइलैंड्स में से दो हैं रोप टैंक एंड शोन टैंक। रोप टैंक बोला सिल्वर आइलैंड, और शोन टैंक है गोल्ड आइलैंड। इतनी छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आपका काम चलेगा। अगली आगे पेकांग शो लेक। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, यहाँ पेकांग शो लेक पड़ती है यहाँ पे। ये लॉन्ग और नैरो लेक है। ये इंडोहोरिक है, मतलब कि लैंडलॉक्ड है, सब पानी इसी पे आता है, इससे पानी जाता नहीं है कहीं पे। ये हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है दुनिया की। ये 1/3 इंडिया में पड़ती है, 2/3 चाइना में पड़ती है। अभी इंडियन आर्मी ने किया क्या है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू इस पे इंस्टॉल किया है, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में रही है, तो इंपॉर्टेंट है। आना सागर लेक। आना सागर पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने पास में सेवन वंडर्स पार्क बनाया गया था एकदम किनारे। ये सेवन वंडर्स पार्क, ये आना सागर लेक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको डिमोलिश कर दो, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न है और ये वायलेशन कर रहा है इन्वायरमेंटल लॉज का। ये आर्टिफिशियल लेक है, याद रखना है आपको, ये नेचुरल नहीं है। आर्टिफिशियल लेक बनाया किसने था इसको? अर्नो राजा। ये क्या थे? दादाजी थे पृथ्वीराज चौहान के, तो इन्होंने बनाया था इसको। इसमें पानी कहाँ से आता है? लूनी, लूनी रिवर पे खुद ही वैसे बरसात में पानी रहता है, तो वही पानी आ जाता है इसमें। दौलत बेग गार्डन है, ये बनाया गया था जहांगीर के द्वारा, इसके पास में ही पड़ता है। ये अजमेर सिटी में पड़ती है, इतना बस याद रखना है आपको। अब इंटरनेशनल लेक्स पे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। ये है लेक टंगानाइका, सेंट्रल अफ्रीका में पड़ती है। ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, जिसमें पानी बाई वॉल्यूम, बाई एरिया नहीं, बाई एरिया तो सुपीरियर लेक है, तो बाई वॉल्यूम कौन सी है? इस पे यूपीएससी एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो आप मुझे लिख के बताओगे कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम कौन सी है दुनिया की। जो टंगानाइका, ये सेकंड डीपेस्ट लेक भी है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से पैसा मिलेगा, और यूएनईपी इसको लीड कर रहा है। और आसपास के जो कंट्री हैं वो कौन से हैं? बुरुंडी, डीआरसी, तंजानिया एंड जाम्बिया, ये सपोर्ट करेंगे। ये दुनिया की लॉन्गेस्ट लेक है, क्योंकि लंबाई में वैसे लंबी लंबी सी है, और ये पार्ट है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का। अब आगे इस पर बात करेंगे। रिवर्स कौन कौन सी आती है इस पे? मलागासी, रुजिजी, कलम्बो। ये नहीं भी याद रखोगे काम चलेगा आपका, लेकिन इससे जो पानी निकल के आता है वो कहा जाता है लुकुंगा रिवर, लुआबाला रिवर पे। अब ये मैप है इसका, ठीक है, ये अफ्रीका का मैप हो गया। एक बार अफ्रीका का मैप देख सकते हो, अब ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका के मैप में इस जगह पे पड़ती है ये जो ये लेक है, लेक टंगानाइका। ये है डीआरसी, ये बुरुंडी, तंजानिया एंड जाम्बिया, इनके ये लिटरल स्टेट्स हैं। आपको लिटरल स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए। अगली है लेक विक्टोरिया। अब ये एक तरीके से डायरेक्टली पार्ट नहीं है जो रिफ्ट वैली का। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सबको पता होगी, ये जाती है इस तरह से, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, तो ये ग्रेट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है वो बीच से मुड़ जाती है, और यहाँ बीच में पड़ती है लेक विक्टोरिया। तो ये डायरेक्टली उसका पार्ट नहीं है। ये दुनिया की शायद सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये सोर्स है व्हाइट नाइल का। जो व्हाइट नाइल है वो यहाँ से निकल के जा रही है। नाइल दो नदियों से, रिवर से मिलकर बनी है, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। ब्लू नाइल निकलती है इथियोपियन हाईलैंड से, और ये व्हाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे रिसर्चर्स ने निकाला है, कुछ सर्वे किया गया, साइनो बैक्टीरिया मिले हैं लेक विक्टोरिया के विनहम गल्फ पे। आप इतना सब भूल जाओ, साइनो बैक्टीरिया पे कुछ स्टोरी थी, ये इतना याद रखो। और ये पड़ता कहाँ पे, बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो फिशरी है सपोर्ट करती है दुनिया में। मतलब मछलियां जो फ्रेश वाटर से निकलती हैं सबसे ज्यादा इसी लेक से निकल जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है। अगेन मैप देखना है आपको, ये एरिया है, ये जो लेक टंगानाइका दिखाई थी मैंने अभी,
ये है आपकी विक्टोरिया। और एक इसमें कंट्री कौन कौन से पड़ते हैं लिटोरल स्टेट? युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि लिटोरल स्टेट कौन कौन से हैं। अब आ गया लेक लेक नयवाशा, आरती कहाँ पे? कीनिया में। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये है वाटर हाइसेंथ, इसको बोला था टेरर ऑफ बंगाल। ये वाटर हाइसेंथ है, ये वहाँ की लेक में फैल गया है। वाटर हाइसेंथ ने इसको समस्या क्रिएट कर रखी है। ये एक रामसर साइट है, और ये है जो आपकी रिवर थी, थोड़ी देर पहले विक्टोरिया पढ़ाई थी मैंने। और ये है नवाशवा, ये तरीके से दूसरी लेक है, तो उस जगह पे नवाशवा पड़ती है कीनिया में। तो यहाँ पे बहुत समस्या फंस गई क्योंकि वाटर हाइसेंथ चल रहा है, तो इसलिए अब कीनिया इसको शायद कुछ सपोर्ट करेगा। लेक इरी, लेक इरी क्या है? ये टॉक्सिसिटी इसमें काफी पाई गई है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम पाए गए हैं, तो न्यूट्रिएंट पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली यूट्रोफिकेशन हो रहा है। ये पार्ट है ग्रेट लेक्स का। यूएसए में 5 लेक्स हैं बड़ी बड़ी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का। ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, सुपीरियर बाई एरिया से। मिशिगन, ह्यूस्टन, ह्यूरॉन, इरी एंड ओंटारियो, और ये सब नेविगेबल है, आपस में जुड़ी हुई हैं ऐसे पानी से। तो यहाँ से आप जा सकते हो पूरा निकल के, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूरोप की, ये यूएसए की इकोनॉमी को बहुत अच्छे सपोर्ट करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। अब है अगला लास्ट, लेक स्नो एफर्ट। लेक स्नो एफर्ट यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, जो इंटरप्शन होता है कोल्ड एयर का वार्म एयर से। तो जैसे ठंडी हवा आ रही है और ये लेक से जो गर्म हवा ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो मिल्क बनता है जिसको बोलते हैं लेक स्नो एफर्ट, तो ये लास्ट के आसपास के एरिया में एकदम बर्फ जमा देता है। ठीक है, लेक स्नो एफर्ट, तो ये यहाँ के रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, फेमस है। अब हो गई लेक टुर्काना। लेक टुर्काना क्या है? 50 साल का एक सर्वे हुआ है, यूनेस्को ने किया है। लेक टुर्काना अफ्रीका में पड़ती है। ये है लेक टुर्काना, केनिया है, इधर इथियोपिया थोड़ी टच होती है जाके। तो लेक टुर्काना ये लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है दुनिया की, और ये ग्रीनिश ब्लू कलर के लिए फेमस है। और ये केनियन रिफ्ट वैली, भाई ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट है ये। अब हो गई लेक नेट्रॉन, फ्लेमिंगोस के लिए फेमस है आपको। ये है लेक नेट्रॉन, ये मैप है तंजानिया का, तो तंजानिया के बॉर्डर पे पड़ती है लेक नेट्रॉन। तंजानिया, इतना याद रखना है आपको, बस काम चल जाएगा आपका। ये है लेक करीबा। लेक करीबा क्या पे? यहाँ पे एल नीनो जो के चक्कर में यहाँ पे डाटा आ रखा है, तो जिम्बाब्वे में पड़ती है लेक। तो यहाँ पे जो इसका जो साइज है वो सिर्फ 13% ही बचा है, इतनी हालत खराब है इसकी। करीबा डैम है, ये दुनिया की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, रिजर्वायर वॉल्यूम से मैन मेड सबसे बड़ी है दुनिया की, यही जाम्बेंजी रिवर पड़ती है। अब आगे चलते हैं, ये है इसी रिवर का लेक करीबा। ये लेक करीबा, ये पड़ती है यहाँ पे, इधर पड़ता है नामीबिया, ये है जिम्बाब्वे, ये है जाम्बिया, और ये है जाम्बेंजी रिवर, और ये फाल पड़ते हैं। ओके, लेक लेक सपनका। लेक सपनका कहाँ पड़ती है? तुर्की में। तुर्की में ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, यहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो रहा है ना, तो ये पता ही होगा आपको। लेक शोपन का कहाँ पड़ती है? ये सब यहाँ पड़ती है, इसका जगह पर आपको तुर्की पता होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेक प्रेशा, लेक लिटिल प्रेशा, दो लेक हैं, एक है ग्रेट प्रेशा, एक लिटिल प्रेशा। तो लिटिल प्रेशा है, ये अल्बानिया और ग्रीक बॉर्डर में पड़ती है, बस इतना याद रखना है। फेमस क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे स्लो डिग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन आपको याद कर रखना है अल्बानिया और ग्रीक बॉर्डर में पड़ती है। लेक गर्डा, ये लार्जेस्ट लेक है इटली की, ये है, ये इटली का मैप है, ये लार्जेस्ट लेक है। यहाँ पे सीवियर डॉट आ रखा है, तो वही समस्या फंसी जो कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन न्यूज़ में है तो आपको पता होनी चाहिए। अगली हो गई पोयांग लेक, ये चाइना की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इसका जो इतना ड्रॉट पड़ा है यहाँ पे कि 25% एरिया बचा है, और ये वाटर है 5 रिवर से आता है इसमें, और बाद में इसका पानी यांगजी रिवर में चला जाता है। तो ये जगह पड़ती है जहाँ पे ये है। अब ये सीरीज खत्म होती है। आई होप कि अगर आपने लास्ट तक ये सीरीज देखी होगी तो आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको फंसेंगे इस पूरी सीरीज से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया हो तो यू आर फ्री टू डिसलाइक। हम इस तरह कंटेंट लाते रहते हैं, तो इस तरह का कंटेंट रेगुलरली पाने के लिए यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और जिन लोगों को इस वीडियो का पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, वो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस पीपीटी का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये वीडियो यहाँ से खत्म होता है। कीप लर्निंग, जय हिंद, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।